अस्सलाम ख्वातीन और हज़रात, आज के जो गेस्ट हैं वो है साद अफरीदी, जो सेंट एंड स्टोरीज़ के ऑनर हैं। और आज की पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि साद भाई के पहले 2 स्टार्टअप्स फेल हो चुके थे और उसके बाद उन्होंने सेंट एंड स्टोरी स्टार्ट किया। और आज सेंट एंड स्टोरीज़ की रिटेल आउटलेट्स, फ्रेंचाइज मॉडल, मार्केट प्लेसेस और एक बहुत ह्यूज नंबर में ये पर मंथ सेल्स जनरेट करते हैं। वो लोग जो ई कॉमर्स में आना चाह रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट उनके लिए कंप्लीट रोड मैप है कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स ब्रांड कैसे खड़ा किया जाता है। और वो लोग जो स्टार्टअप्स ऑलरेडी फेल कर चुके हैं, ये पॉडकास्ट उनके लिए भी एक पुश हो सकता है। स्टे ट्यून। अस्सलाम साद भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपका बहुत लिमिटेड टाइम था, सुबह आपकी फ़्लाइट थी और मैंने आपको सीधा CPC से पिक कर लिया कि आपने मेरे पास आना है और पॉडकास्ट करनी है। और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने लिमिटेड टाइम में भी मुझे टाइम दिया पॉडकास्ट के लिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और मैं ढूंढ रहा था इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और आजकल मैं एक्टिवली सीक आउट भी कर रहा होता हूँ। सही। मैं खुद भी बहुत अब इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करने लगा हूँ। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, लेकिन अब ये कि थोड़ा सा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स अगर सामने आएंगे और वो अपनी पॉडकास्ट और अपनी लर्निंग्स और उनका एक्सपीरियंस देंगे तो हमारे लिए और ख़ास तौर पे मेरे लिए वो किस तरह मैं अभी आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि मैंने आपको इनवाइट क्यों किया और ये पॉडकास्ट मेरे लिए स्पेशल क्यों है। पाकिस्तान में ज़्यादातर ई कॉमर्स स्टोर तो चल रहे होते हैं, हर बंदा ई कॉमर्स स्टोर कर रहा होता है, प्रोडक्ट कर रहा होता है। लेकिन आप मेरे सर्कल में शायद और पाकिस्तान में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ई कॉमर्स स्टोर को लॉन्च करने के बाद पहला ब्रांड जिसको मैं जानता हूँ कि जिसने उसको स्केल करने की भी पहले से प्लानिंग की हुई थी और वो प्रॉपरली माशाल्लाह एज अ स्केल कर रहा है कि 97% रिटेल है, 3% ई कॉमर्स है। लेकिन डायरेक्टली आप रिटेल पे भी प्रोडक्ट टेस्ट करो तो उस पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। आप पहले ब्रांड है जिसने, और ज़्यादातर ब्रांड्स भी जो आते हैं वो रिटेल में पहले आते हैं, पैसा अच्छा भला पैसा लगा के और फिर ई कॉमर्स को साथ अटैच करते हैं। मेन फोकस उनका रिटेल होता है। आप पहला ब्रांड है जिसको मैं जानता हूँ कि जिसने ई कॉमर्स का पे ब्रांड लॉन्च किया, अपनी एक प्रेजेंस बनाई, अपनी एक ऑडियंस बनाई और अब वो स्लोली रिटेल और फ्रेंचाइज मॉडल और इस मॉडल की तरफ जा रहा है। तो वो मेरे लिए लर्निंग किस तरह है कि मैं भी अभी कॉमर्स में काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग वो करते हैं, लेकिन मैं एज ई कॉमर्स ऑनर आपको देख रहा होता हूँ कि यार अच्छा साद भाई क्या कर रहे हैं, सेंटेंस स्टोरीज क्या कर रहे हैं, उनकी सक्सेस रेट कैसा जा रहा है, रिटेल पे कैसे जा रहे हैं, फ्रेंचाइज मॉडल पे कैसे जा रहे हैं। उन चीज़ों को मैं अपने ब्रांड में भी, लाइशा में भी इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जो चीज़ें तो ये पॉडकास्ट मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वजह से मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि जब इस दिन आप लाहौर उतरेंगे, जिस दिन आप इस्लामाबाद उतरेंगे, उस दिन मैंने आपको पकड़कर ये पॉडकास्ट कर लेनी है, क्योंकि ये पॉडकास्ट अगला 1 साल हो, 1.5 साल हो, ये एप्लीकेबल होगी हर बंदे पे जो ई कॉमर्स में आ रहा होगा। तो इसमें मैक्सिमम इंशाल्लाह हम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा साद भाई, मुझे आपका रिटेल पे आने से पहले या फ्रेंचाइज मॉडल पे आने से पहले या सेंटेंस स्टोरीज़ कैसे बना और क्या उसका वो था, मुझे थोड़ी सी आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, इस नीश में कैसे उतरे, इतनी कॉम्पिटिटिव नीश जिसमें बोनेंजा और सफ़ायर और इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं और ब्रांड्स लॉन्च हुए जा रहे हैं, तो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी आपने कैसे क्रिएट की हुई है। लेकिन इस ब्रांड का सोचा कैसे था, पहले क्या करते थे, एजुकेशन कैसे की और इस लाइन में आप आए कैसे, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन। मैंने बैचलर्स किया था IBA से। अच्छा। और वहाँ पे मेरी जो स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग थी, तो एक तो ये था कि मुझे मार्केटिंग का वहीं से बेहद तक हद दर्जे तक शौक़ हो गया था। दूसरा ये कि मुझे बिज़नेस करने का भी बड़ा शौक़ हो गया था वहाँ पर, क्योंकि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज होते थे और बिज़नेस प्लान कॉम्पिटिशन्स होते थे जिसमें मैं बड़ा एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा था। तो ड्यूरिंग माई IBA लाइफ तो मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि मुझे एक मार्केटिंग में जाना है और दूसरा मुझे ये था कि मुझे अपना बिजनेस करना है। अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज़ ऐड कर दें कि आपकी फैमिली में आपके फादर जो थे वो भी बिजनेस कर रहे थे या वो जॉब करते थे? जी, मेरे वाले साहब जॉब करते थे। अच्छा। हाँ, और मेरे ख्याल में मेरी इमीडिएट फैमिली में किसी ने कामयाब बिजनेस नहीं किया था। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो मेरे लिए भी एक बहुत ही हर चीज़ मुश्किल होती थी। यानी मुझे याद है 2013 में मैं लोगों से पूछा था यार बिज़नेस किस तरह रजिस्टर करना है। कोई किसी ने बताया यार मेरे जना चाचा हैं, उनसे पूछो। तो यानी वो वाली सूरत हाल थी कि आसपास के ऐसे लोग भी नहीं थे कि जिनसे मेंटरशिप ले सके। हाँ, जिनसे मेंटरशिप ले सके। वरना तो बिजनेसमैन जिनके घर पे होते हैं या फादर बिजनेस कर रहे होते हैं तो उनकी तो
खून में ही कहते हैं ना बिजनेस है, उनको तो आइडिया होता है और मेंटरशिप भी मिल रही होती है। तो मेरी फैमिली में भी कोई बिजनेसमैन नहीं था, आज तक नहीं है। तो बिजनेस किसी ने नहीं किया, सारे जॉब वाले हैं या कुछ नहीं करते हैं, जॉब करते तो उनकी सक्सेस ज़्यादा मज़े की होती है और उनकी जो लर्निंग्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। अच्छा, आप अपनी बता रहे थे एजुकेशन लाइफ जी। तो फिर IBA से मैंने जब किया ग्रेजुएट तो एक जगह जॉब की मैंने, लेकिन मुझे बड़ा साफ पता लग गया था कि आई एम नॉट मेड फॉर डूइंग ए जॉब। और क्योंकि उसकी एक वजह ये भी थी कि मैं जो ना यानी एक बंदा होता है स्पेशलिस्ट और एक बंदा होता है जनरलिस्ट। तो मैं समझता था कि मैं जनरलिस्ट ज़्यादा हूँ, और लेकिन हाँ मेरा जो कोर फोकस था वो हमेशा मार्केटिंग रहा। और ओवरऑल मुझे बिजनेस की स्ट्रेटजी और उसकी क्या खद्दोखाल होते हैं वो उसको फिगर आउट करने में बड़ा मज़ा आता है, बिजनेस प्लान्स वगैरह। तो यानी मैं 2015 से प्रॉब्ली शार्क टैंक देख रहा हूँ, और उस टाइम के ऊपर अभी तो खैर सबको पता चल गया है, लेकिन उस ज़माने में शार्क टैंक का जो US वाला है उसको इतना नहीं पता था। तो खैर फिर मैंने, अच्छा एक चीज़ ये भी थी कि हमारे जो BBA में जो मार्केटिंग की बुक्स है ना, वैसे तो मार्केटिंग सर्विसेज की मार्केटिंग भी होती है, लेकिन जो हमें पढ़ाई जाती है BBA में वो ज़्यादातर प्रोडक्ट फोकस्ड मार्केटिंग पढ़ाई जाती है। प्राइस 4Ps भी प्रोडक्ट्स, हाँ प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो मुझे वहाँ से एक प्रोडक्ट के साथ एक समझे एक एसोसिएशन भी हो गई थी कि यार काश मेरा अपना प्रोडक्ट हो, और वो बहुत एक फैसिनेशन थी ज़्यादा कि मुझे अपना फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो मुझे आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन दिस सर्विसेज मॉडल, और ये जो और ये भी हो गया था कि ब्रांड बिल्ड करना है, बिकॉज वही चीज़ थी जो हमने सीखी थी 3-4 साल। तो बंदा, तो मैं जब भी कोई बिजनेस शुरू कर रहा होता है तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि आपने जो लेवरेज है आपके पास इन टर्म्स ऑफ फैमिली, एजुकेशन, मनी, आपको उसको पूरा जितना आप यूटिलाइज करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो मुझे तो जहन में ये था कि अगर मैं अच्छा काम कर पाऊँगा तो सबसे पहले ये कि ब्रांड बिल्ड करना मैं अच्छा कर सकता हूँ, और बिजनेस मैं समझता हूँ अच्छा कर सकता हूँ, और ये कि मुझे इनोवेशन का शौक़ था। मुझे पता था कि अगर आप किसी लेगेसी इंडस्ट्री में जाते हैं विदाउट एनी इनोवेशन तो आपका पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ना वो बहुत ऑप्टिमाइज अपने आप को कर चुके होते हैं। ऐसे ही है, लर्निंग्स कर चुके होते हैं, सारा एक्सपीरियंस उनके पास आ चुका होता है। एग्जैक्टली। तो आपको अगर आप घुस सकते हैं किसी जगह पर तो वो जब तक कोई ऐसी इनोवेशन इंडस्ट्री ना हो, तो मैंने, आप समझें कि 2 बिजनेस इससे पहले फेल किए हैं। एक तो मैंने, सबसे पहले मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट थी फोल्डेबल वाटर बैग्स। अच्छा। हाँ, वो प्लास्टिक के बैग्स आते थे और उसमें आप अप टू 5 to 8 लीटर्स पानी आ जाता है, और फिर फोल्ड करके आप रख दें। आपने हरम वगैरह में देखे होंगे यूज़ कर रहे होते हैं। जी। तो वो मैंने लॉन्च किए थे, और मेरे ख्याल तक बहुत अच्छे चलेंगे। और हर एंटरप्रेन्योर को ही लग रहा था। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार बस मैं जो ना स्टार्ट करूँगा काम अपना, और कंटेनर आ रहे होंगे। और मुझे उनकी बात बड़ी पसंद आती है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। वो अपना एक बिज़नेस प्लान बता रहे होते हैं कि मैंने सोचा था बिज़नेस प्लान करूँगा और फिर इतना अमीर हो जाऊँगा कि फिर जो है वो लोगों से तमीज़ से बात करना छोड़ दूँगा। तो ख्वाब ऐसा ही था ना कि यार वो बस आ रहे होंगे कंटेनर में, क्योंकि जब बंदा इनोवेशन कर रहा होता है, ठीक है, और अगर उसकी थोड़ी सी भी मार्केट टेस्टिंग हो जाती है तो उसको लगता है कि यार ये आइडिया तो बहुत चलेगा। ऐसे ही। तो मैंने भी थोड़ी सी मार्केट टेस्टिंग की थी ट्रैवलर्स ने, और इस तरह की प्रोडक्ट थी भी नहीं, तो मैंने उनको दिखाया, उन्होंने बोला यार तो बहुत अच्छी चीज़ है, चलो। तो मैंने एक अच्छी क्वांटिटी ऑर्डर कर ली। वहाँ पे मैंने गलती की कि PL कर दिया। मैं समझता हूँ उसको वाइट लेबल करना चाहिए था। 100 पीसेस, 500 पीसेस, 1000 पीसेस। हाँ, तो PL के चक्कर में ना, एक तो क्योंकि उन्होंने बोला कि यार अगर आपने इसके ऊपर जो बैग्स है उनके ऊपर प्रिंटिंग करनी है, ग्रेवियर प्रिंटिंग, तो 5000 पीसेस कम से कम आपने ऑर्डर करना है, और उसकी कॉस्ट भी एक्स्ट्रा पड़ जाती है, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट ही पड़ती है, और फिर वो आप एक ही वेरिएंट पे लिमिट होकर रह जाते हैं। तो अच्छा, मुझे तो वाइट लेबल का पहली बार वर्ड जो है ना वो मैंने पता नहीं क्यों मैंने इससे पहले सुना ही नहीं था। ठीक है, तो अगर इफ़ आई वॉज टू गो बैक, मेरे ख्याल में मैं वाइट लेबल करता और ज़्यादा रेंज के साथ आता मैं, यानी 8-10 प्रोडक्ट्स होती, मैं उनके 100-200 पीसेस मंगवाता। इस प्रोडक्ट के अलावा भी 2-3 इसी नीश में रहकर 2-3 अलग 4-5 अलग प्रोडक्ट्स को भी ऐड करके एज अ वाइट लेबल आप एग्जैक्टली। तो वो जो एक पूरी ट्रैवल की नीश थी। खैर इसी के साथ फिर मुझे
एक और भी आइडिया जो हो गया कि इससे पहले मैंने कभी सेल्स नहीं की थी, तो मुझे याद है जब मेरे पास माल उतर गया तो फिर मैं सबसे पहले गया एक स्टोर, आगा सुपर स्टोर पे, ठीक है, और उस टाइम पे कराची में होता था, अब तो बंद हो गया। तो मुझे भी नहीं पता था कि यार इनको बेचने का प्रोसेस क्या होता है ना। वो मैं शॉप के फ्रंट पे चला गया, उन्होंने बोला नहीं हमारा परचेज ऑफिस तो पीछे है। उस दिन मेरे पता चला कि जो बड़े स्टोर हैं इनका परचेज ऑफिस अलग होता है, वो जो काउंटर पे लोग होते हैं वो नहीं खरीदते चीज़ें। तो खैर ज़्यादातर तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेते भी नहीं है, उनके तो आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो उनको सारे प्रोडक्ट्स करके तो दे देते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो खैर फिर वहाँ पे, लेकिन एक और मेरी ये हुई लर्निंग उस टाइम पे रिटेल में, चूँकि अच्छा मेरी प्रोडक्ट क्योंकि इनोवेटिव थी तो मैंने तकरीबन 20-25 LMTs में रखवा दिया था, और रख ली थी उन्होंने ऑन सेल बेसिस के ऊपर कि महीने के बाद पैसे दे देंगे। हाँ, जितने सेल होंगे उतने पैसे ले, जितने सेल होंगे उतने आप पैसे ले लीजिएगा। लेकिन उससे हमें ये हुआ कि उसके बाद भी उनसे पैसे निकलवाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। और मेरा सारा जो था ना कैश फ्लो वो जो है, और उसमें ये भी था कि आपने 4 से 5 बजे आना है और इतने दिन बाद आना है। तो मुझे ये हो गया था कि अगर आपने पास लिमिटेड कैपिटल है तो कन्वेंशनल रिटेल पे आप नहीं जा सकते, ई-कॉमर्स इज़ दी ओनली वे टू गो। और इफ़ ई-कॉमर्स इज़ द ओनली वे टू गो, तो उसमें एक प्राइस, अच्छा वो उसकी प्राइस भी बड़ी कम थी ना, सो दैट प्रोडक्ट वाज अराउंड 280 रुपीज़, तो प्रॉफिट मार्जिन बड़े कम बन, तो उसमें आपके इतने पैसे होते ही नहीं थे कि आप वो एड्स रन करके आप कन्वर्जन लेकर आएँ और उसको बेचें, और वो कोई मास अपील की प्रोडक्ट नहीं थी। अच्छा उसी के साथ मैं एक और मुझे 2 आइडियाज़ असल में एक साथ आए थे, तो मैंने दोनों पे एक साथ काम शुरू किया था। दूसरा आइडिया था बियर्ड ऑयल्स का। अच्छा जी तो आप बड़े फेमस चल रहे हैं। हाँ तो उस टाइम के ऊपर मैंने एक ब्रांड लॉन्च की वबीस के नाम से, WABEES, दैट इज़ 2016। और मेरा ज़ीरो एक्सपीरियंस था कॉस्मेटिक्स का, इसका और बस चाइना से बॉटल्स सोर्स की। वो जो बियर्ड ऑयल्स होते हैं एक्चुअली दे आर अ मिक्सचर ऑफ ऑयल्स, डिफरेंट ऑयल्स लाइक आलमंड ऑयल, होबा ऑयल, इस तरह के कैस्टर ऑयल जी। तो मुझे वो बाज़ाहिर लगता था कि आसान प्रोडक्ट है और अच्छा हिट हो जाएगा, लेकिन हम लोग उसमें बड़े फंस गए बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि वो कन्वेंशनल जो नॉलेज होती है वो नहीं थी, तो उसको इतना स्केल नहीं कर सके जितना हम कर सकते थे, जिस तरह आज के ब्रांड्स कर रहे हैं। तो लेकिन उसी से फिर हमें एक और आइडिया आया, क्योंकि उसके लिए हमें एसेंशियल ऑयल्स और कैरियर ऑयल जो हैं वो मंगवाने पड़ते थे चाइना से। हाँ नहीं, चाइना से तो नहीं, मतलब दुबई जी अलग अलग जगह से। तो फिर हमने कहा कि यार ये वाई नॉट कि हम लोग इनको इन ऑयल्स को अलग से भी बेचें। अच्छा, तो फिर मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया अरोमा फार्मेसी के नाम से। अच्छा उस टाइम के ऊपर दराज में इत्तेफाक से कोई प्लेयर्स थे ही नहीं, ना एसेंशियल ऑयल्स के ना कैरियर ऑयल्स के, बहुत कम प्लेयर्स थे। तो जब हमने वो लॉन्च किया तो अरोमा फार्मेसी जो है इट बिकेम अ बिगर ब्रांड देन वबीस, अच्छा, विच वाज माय बियर्ड ग्रूमिंग ब्रांड। और तो ये जो मैं आपको पूरा फासला बता रहा हूँ, ये 2018 तक का बता रहा हूँ। अच्छा, तो 2018 में हमारे 15 में स्टार्ट किया था और 18 तक 15 के एंड में 16 के स्टार्ट में, 3 साल तक। तो 3 साल हमारे पास तकरीबन, और उस वक्त ह्यूमन रिसोर्स हो गई थी 8-9। अच्छा, तो 1-2 लोग जो है। तो इसमें सॉरी आपकी बात काटूँ, इसमें मेजर और इम्पॉर्टेंट ये जो मेरा एक क्वेश्चन है और जो ज़्यादातर बच्चों को इशू होता है और क्वेश्चन होता है कि आप तो के फादर भी जॉब करते थे, जी। आपने भी बिजनेस में नहीं हुए थे तो इतनी ज़्यादा फंडिंग तो होगी नहीं, करोड़ों रुपए या तो होंगे नहीं कि जी ई कॉमर्स भी कर रहा हूँ और फेल भी हो रहा है और फिर नया भी ट्राई कर रहे हैं। तो विदाउट इतनी ज़्यादा फंडिंग, इन 2 फेल्ड स्टार्टअप के बाद तीसरे स्टार्टअप की हिम्मत कैसे पड़ रही थी? ठीक है, अच्छा मेरे जो हुए थे फेल स्टार्टअप्स, वो ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी जो सारी लाइफ सेविंग थी ख़त्म हो गई थी, नहीं, मेरी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म हो गई थी। अच्छा, एक तो ये कि मैं जो काम कर रहा था वो घर से कर रहा था, अच्छा। ठीक है, तो मैंने अपना कोई ओवरहेड रखा ही नहीं था, ओपेक्स से था ही नहीं। हाँ, ओपेक्स नहीं था। और यूजुअली अपने आप को तो हम लोग फ्री समझते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो तो अपनी कॉस्ट नहीं लगाता। सही बात है। तो ये था कि यानी जो बैग्स हैं वो बिक गए
हमने सारे अपनी बेचे, अपने पैसे पूरे कर हाँ लिए, अपने पैसे इन्वेस्टमेंट उसने पूरे किए। हाँ उसके बाद मैं हिल गया था बहुत, यानी फिर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना, मतलब शुरू में जो मेरे साथ ऐसा हुआ, शायद लोगों के साथ उल्टा होता हो, कि मैंने पहले जो इन्वेस्टमेंट की उसमें मेरा बड़ा खुला हाथ था। मैंने कहा यार मतलब, क्योंकि अब्बू ने कहा पैसे करने, इन्वेस्टमेंट करनी तो करो, तो मैंने शुरू में ज़्यादा पैसे लगा दिए। फिर उसके बाद जब वो पैसे फंस गए सारे, तो फिर मैं बिल्कुल कंजूस हो गया। ठीक है, फिर यार एक स्टेप देख कर हाँ, लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, और क्या इसका होगा, और प्लान क्या होगा, और रिटर्न क्या होगा, और ये चीज़ें एग्जैक्टली। देख। तो फिर ये कि तो अभी भी ये कि मेरा जो ब्रांड वबीस है वो चल रहा है। अच्छा, आज भी हाँ, चल रहा है? आज भी चल रहा है। और वो B2B पे चला रहे होंगे? B2B तो नहीं बोले, बस वो दराज के ऊपर उसका ज़्यादा है कुछ, उसकी नहीं, तो ये जो ऑयल्स आप बात करें, ये कोई स्टोर या कोई B2B मॉडल वाला कोई बिजनेस ही लेता होगा ना, आम यूज़र तो नहीं लेता? नहीं, अच्छा। नहीं, आम यूजर्स भी ले रहे होते हैं। ये जो एसेंशियल ऑयल्स हैं और कैरियर ऑयल्स हैं, जैसे इसमें कोकोनट ऑयल भी आ जाता है, कैस्टर ऑयल है, एसेंशियल ऑयल में लेवेंडर, टी ट्री। तो ये बहुत सारे लोग जो है ना वो होम रेमेडीज़ में, फिर एरोमा थेरेपी में, फिर उसमें हमने डिफ्यूज़र्स लॉन्च कर दिए थे। अच्छा, कॉस्मेटिक्स में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो प्राइवेट लेबल भी आसान है थोड़ा सा, एज़ कम्पेयर टू शायद अदर प्रोडक्ट, जिसमें अगर कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट है तो वो तो उसमें इंजेक्शन मोल्डिंग और वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये कि आपने लेबलिंग, बॉक्सिंग तो यहाँ पे हो जाती है सारी। तो खैर उस टाइम के ऊपर ये कि दराज के ऊपर जब, क्योंकि और कोई ऑयल नहीं थे, तो वहाँ से मैं बड़ा अच्छा रिस्पांस आना शुरू हुआ। सही। और हम लोग ऑलमोस्ट 25 ऑयल्स में रैंक कर गए माशाल्लाह। यानी और अभी भी हम लोग रैंक करते हैं। जैसे हमारा जो ब्रांड है अरोमा फार्मेसी, उसमें आप अगर कैस्टर ऑयल लिखें या आप होब ऑयल लिखें, बहुत सारे ऑयल्स में, मुझे पता नहीं अभी क्या चल रही रैंकिंग, लेकिन हम उसमें रैंक करते थे। हाँ, तो दिन के 40-50 ऑर्डर अच्छा हो जाते थे जी। और ये साइड बिजनेस ही निकाल रहे हैं। हाँ, तो अच्छा काम चल रहा था। तो फिर अब फिर मैं फ्रेगरेंस में किस तरह आया कि इसके जो कुछ लोकल सप्लायर्स थे एसेंशियल ऑयल्स के, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना इसमें भी आए, फ्रेगरेंसेस में भी आए। तो मैंने कहा फ्रेगरेंस में तो बहुत कंपटीशन है, इतना इंटेंस कंपटीशन है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, और मुझे इतनी ज़्यादा थी नॉलेज भी नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो खैर वो मेरे एक IBA के दोस्त है, इसमें एक्चुअल में आपके कनेक्शंस और आपके दोस्त यारी और यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल में ये बड़ा इसी नेटवर्क में ही तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्जैक्टली। तो रोल मैं समझता हूँ कि IBA ने अपने जो नेटवर्क बिल्डिंग हुई, कि कहीं भी फंसे तो कहीं ना कहीं वो डाखाना निकल आया। सॉरी, इसमें आपकी एक बात काट रहा हूँ, जो मैं इम्पॉर्टेंट बात भी बताना चाह रहा था बच्चों को, वो ये थी कि ई-कॉमर्स मुझे भी लगता है ना प्रॉपरली ग्रो कब करेगी। आज जो मैं ई-कॉमर्स में जो बच्चे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लोअर क्लास की से बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। वो बच्चे जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स इतनी नहीं है, पैसे इतनी नहीं है, बिजनेस सेंस इतना ज़्यादा नहीं है, और वो जो छोटी मोटी जॉब्स कर रहे थे और सीधा ई-कॉमर्स पे आते हैं, वाइट लेवल प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, वो क्लास ज़्यादा है। मुझे इसका पोटेंशियल तब भी ज़्यादा लग रहा है ई-कॉमर्स का कि जब ये आपके लम्स और IBA में ये ई-कॉमर्स डिस्कस होना स्टार्ट हो जाएगा और ई-कॉमर्स के बिजनेसेस प्लान होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, ये ई-कॉमर्स का मुझे ग्रोथ और ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स, ये मुझे ग्रोथ उस दिन नज़र आ रही है, क्योंकि उनको बिजनेस प्लान बनाने का इशू नहीं होता। यहाँ पे बच्चा कहाँ पे स्ट्रगल करता है, उससे बिजनेस प्लान नहीं बनता। उनको बिजनेस प्लान बनाने का इशू नहीं है, इन्वेस्टमेंट रेस करने का उनका इशू नहीं है। IBA, जिस तरह आप IBA से हैं, लम्स वाले हैं, उनको फिंगर टिप्स पे पता है कौन VC कौन होता है, इन्वेस्टर कौन होता है, और नेटवर्क भी है कि यार उसके फादर VC हैं, मीटिंग करा दें बस। इन बच्चों को तो VC ढूंढने पे ही टाइम लग जाता है। तो मुझे क्योंकि ये 3% ऑनलाइन बाइंग है, स्लोली इंक्रीज हो रही है, मुझे ये लगता है कि ये जो IBA, लम्स, नस्ट, और यहाँ पे जब ये बिजनेस आइडियाज़ और ई-कॉमर्स और ये डिस्कस और रिटेल, ये चीज़ें डिस्कस होना जिस दिन स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे इनके इंक्यूबेशन सेंटर्स में ये आइडियाज़ आना स्टार्ट हो गए, ये इकॉनमी और ये इंडस्ट्री, ई-कॉमर्स वाली इंडस्ट्री को मैं बूम होता देख रहा हूँ। सॉरी, आप ये बीच में एक आपने यूनिवर्सिटी का रोल और नेटवर्क का रोल बताया, तो मैंने कहा इसमें ये चीज़ ज़रूर बताऊँ कि, और यूनिवर्सिटी का मेजरली जिस तरह आप कह रहे थे,
नेटवर्किंग, मेरी यूनिवर्सिटी में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो जो नेटवर्क था। बुक्स वही बात है, IBA की भी सेम है, बुक्स जो चिनियोट में एक यूनिवर्सिटी है उसकी भी सेम है। शायद चिनियोट की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज़्यादा सैलरी ले रहे हो और ज़्यादा अच्छे हों जो IBA की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन दोनों को एक दूसरे से डिफ़र करती है वो आपका नेटवर्क है, कि आपके लेफ़्ट राइट पे जो डिफरेंट बिजनेसेस से बच्चे आए हुए हैं, जो उनकी ग्रूमिंग है, उनके खाने का तरीका, बैठने का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका, बिजनेस आइडियाज़, और जब आप उन्हीं से देखकर 4 सालों में इतना कुछ आपका ब्रेन ट्रेन हो चुका होता है, और वो आपकी ग्रोइंग स्टेज होती है ब्रेन की भी और आपकी भी और मेच्योरिटी की, कि आप बाहर निकलते हो तो आप कंप्लीटली डिफरेंट होते हो। दूसरी बात कि बाहर निकल कर जब आप कहीं पे फंसते हो, आपको पता होता है यार उस दोस्त को कॉल करूंगा तो वो ये वाला मसला वो हल करा देगा, FIA का मसला उस दोस्त के फादर से वो हल करा देंगे, ये मसला वो हल करा देंगे, ये मसला, तो वो नेटवर्क आपका बड़ा स्ट्रांग आपको एक अच्छे टाइम पीरियड पे यूनिवर्सिटी दे देती है। तो यहाँ पे होती है, बुक्स में तो वही बात है, हमारी बुक्स में इतना नहीं है, नेटवर्क में सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। मैं जब बात करता हूँ ना कि IBA कुछ ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे और कुछ वीक पॉइंट्स थे। स्ट्रॉन्ग पॉइंट में तो बिल्कुल ये बात है कि ओवरऑल एक अच्छी नॉलेज थी हमें, और जाहिर सी बात है हमने पढ़ा ही है ना, हमारी जो स्पेशलाइजेशन थी वही थी। फिर ये थी बाकी आपको बहुत सारी चीज़ों को और छोटी छोटी चीज़ों का पता होता है, जैसे HR है आपको उसका पता होता है। बहुत सारे लोग HR में फंस जाते हैं, ठीक है, दे डोंट envision their organization as a big organization which works as a मतलब कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली साइकिल में फंस जाते हैं। तो अच्छी ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना और उनको आप मोटिवेटेड रखना, तो उसकी जो पीछे थ्योरीज हैं वो आप सारे पढ़ रहे होते हैं मुख्तलिफ कोर्सेज में, तो वो चीज़ वहाँ पर क्लिक करती है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी भी होती हैं कि जो आपको वो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज अपने IB वालों से बोलता हूँ कि यार बच्चों को थोड़ा बहुत आपने स्किल लेवल पे भी सिखाना चाहिए, ठीक है, कि अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो अपने लोगो शोगो, कुछ अपने एड्स, कुछ वीडियोस वो खुद बना सके, बजाय इसके कि वो औरों का मोहताज हो जाए। तो यहाँ पर एक बहुत सारी लैकनेस भी है जो हमारे आज़ाद भाई भी जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं, और बहुत सारा वक्त भी ज़ाया होता है, बहुत सारी चीज़ें एडवांस भी पढ़ा रहे होते हैं, ऐसे जिनका मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनका टेक्निकल कोर्सेज जो मुझे लगता है कि उस वक्त पढ़ने का फ़ायदा नहीं था। हमने 6 महीने मैंने जो सिर्फ एक चीज़ इसमें देखी है कि वो जो बुक्स हैं वो सिर्फ बुक्स का जो इशू है कि उसमें बकाया चीज़ें तो ठीक 30-40% कंटेंट ठीक होता है, लेकिन वो 60% कंटेंट आज एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि बुक्स 10 साल 12 साल मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, आज भी वही बुक चल रही है जो 10 साल पहले बुक चल रही थी, और आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहाँ है, 10 साल पहले इंजीनियरिंग कहाँ थी। आज जो मार्केटिंग है, जो रिटेल है, जो ई-कॉमर्स है, वो आप जो बुक पढ़ रहे होंगे उसके पीछे अगर आप वो देखें तो वो कब की लिखी हुई होगी। आज मार्केटिंग किधर है, वो किधर, ये रेलेवेंट अगर हो ना इंडस्ट्री से, मतलब उस फील्ड से रिलेटेड करंट वाली बुक्स हों तो वो रेलेवेंट भी हों और वो हों। मैंने सिर्फ 60% 70% कंटेंट उसका थोड़ा सा ऐसा होता है जो इररेलेवेंट हो। जो फाउंडेशंस होती हैं वो आपकी फाउंडेशन, जैसे मार्केटिंग की फाउंडेशंस तो बिल्कुल सेम है, वो 10 साल पहले भी सेम थी, वो आज भी सेम है, आज भी 4P सेम है, पहले भी सेम थे। फाउंडेशंस आपकी फिट कर देती हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो रियल टाइम एग्जांपल्स होती हैं, जो उसके ट्रेंड्स होते हैं या उस इंडस्ट्री, वो थोड़ा सा उसमें मिसिंग होता है। अच्छा, इसमें ना हर चीज़ क्योंकि थ्योरी बड़ी होती है ज़रूरी, क्योंकि उसमें आपको वो ट्रेड ऑफ सिखाते हैं। अगर आप किसी आज बच्चे से बोलते हैं ना भाई मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो क्या बोलेगा, अच्छा मुझे अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और मुझे कम से कम प्राइस में करनी है, ठीक है। अब ये चीज़ें ये है ना, ये हो ही नहीं सकती कि आप अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट और कम से कम प्राइस में। तो आपने सारे जो मैदान जंग है उसमें अगर आप एक साथ फौज भेज देंगे तो हार जाएंगे। तो ये इस चीज़ की जो है ना रियलाइजेशन कि कौन सा मैदान जंग ऐसा है जो खाली है और जहाँ पे अपनी फौजें भेज के आप अच्छी जंग फाइट कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजाइजिंग होती है, ये मैं समझता हूँ कि BBMBAs में अच्छी पढ़ा देते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल टर्म्स में मतलब मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया और उसकी हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग होती है कॉर्पोरेट के हिसाब से कि आपने जाके असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर लग जाना है, जहाँ पे हर चीज़ ऑलरेडी इट विल बी ऑल सेट अप और इस तरह डिपार्टमेंट्स होंगे। तो शुरू में तो बहुत सारी चीज़ें अनलर्न भी करनी पड़ती हैं। बात वो है, मुझे एक बंदे की बात याद आएगी, वो कहता है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है,
पर हाँ बिजनेस रहे होते हैं और 90% बच्चा जॉब के लिए तैयार कर रहे होते हैं। सही बात है। तो बस मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार आप ये जो एसेंशियल ऑयल्स वाली इंडस्ट्री, ये बहुत छोटी इंडस्ट्री है, जो फ्रेग्रेंस की इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एज पर एस्टिमेट्स ये 40-50 बिलियन रुपीस की इंडस्ट्री है आज। अच्छा, पाकिस्तान में एनुअल फाइन फ्रेग्रेंसेस की। तो उन्होंने कहा कि यार आप तो, क्योंकि हमारा उस टाइम के ऊपर है ना ऑलरेडी सेटअप बना हुआ था, 6-7 लोग थे, तो हमारे लिए कोई भी एडिशनल काम करना वो मुश्किल नहीं था। तो हम लोग जो है, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब इतने सारे काम किए तो वो भी कर लेते हैं। तो हमने कुछ जो है वो क्या बॉटल, और हमारे पास छोटा मोटा एक ब्लेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप भी था, लोग भी थे। तो हमने एक बहुत ही छोटे लेवल से फिर हम लोग इसमें भी आ गए फ्रेग्रेंसेस में। मैं नाम बहुत सोच रहा था, तो उसमें हमारी जो मार्केटिंग की टीचर्स थी, मुझे बोली थी कि जो ब्रांड अच्छा ब्रांड होता है उसकी एक जना स्टोरी होती है। ऐसे ही है। तो मैंने कहा यार कि, और हर जो खुशबू है उसकी भी बड़ी स्टोरी होती है। तो मैंने कहा कि यार नाम ऐसा होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द फिर आप कोई अपनी मार्केटिंग थीम बना सकें, स्टोरी बना सकें। तो मैंने कहा चलेंगे हम लोग जो है ना वो सेंट्स को स्टोरीज के साथ रिलेट करेंगे, और फिर मैंने ये नाम जो है वो चूज़ किया। और ये कब लॉन्च किया आपने? 2018 में हमने काम शुरू कर दिया था, 2019 के जनवरी में हमने लॉन्च किया। माशाल्लाह 2004 सालों में बड़ी ग्रोथ ली है साथ में। जी। तो वो बात ये थी ना कि मेरे ख्याल में जो हमारे पहले आप फेलियर्स थे, जो एक्सपीरियंस था, वो एक लर्निंग पीरियड था ना, जिसमें ये पता चल रहा था यार व्हाट थिंग्स वर्क एंड व्हाट डोंट। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये काम पहले कर लेता वाटर बैग्स की जगह, तो मैंने इसको भी फेल करना था। हाँ, वो एक्सपीरियंस है। हाँ। वो अच्छा, दूसरी टर्म जो स्टार्टअप में भी यूज़ होती है कि हर फाउंडर का जो तीसरा स्टार्टअप होता है ना, वो चलता है, पहले 2 तो फेल ही होते हैं। वो फाउंडर नहीं है जिसने पहले 2-3 स्टार्टअप फेल ना किया। हाँ, अच्छा, और ये बात मुझे पहले पता थी, तो मैं ही बोलता था कि यार मैं इतना होशियार आदमी हूँ कि मैं पहले ही अपना कामयाब करूँगा। तो मैंने ऐसा नहीं कम होमवर्क के साथ ही, पहले ही मैंने होमवर्क बड़ी, जब वाटर बैग था तो उसकी डिज़ाइन में बड़े घंटों लगा दिए, और मतलब बड़ी तैयारी के साथ किया था मैंने। लेकिन ये बात सही, पहला एंटरप्रेन्योर होंगे तो पहला ही सक्सेसफुल होऊंगा, लेकिन वो मैं भी इस थ्योरी को जो है ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें पढ़ाते हमें पता चलता है कि आफ्टर एवरी फेलियर योर सक्सेस चांसेस इंक्रीज बाय 40% इन द नेक्स्ट बिजनेस। तो खैर उस वक्त तक हमें एड्स रन करना आ गए थे, दराज कैसे चलता है, वेबसाइट्स किस तरह बनती हैं, फोटोग्राफी, प्रोडक्ट, फिर जो है ना उसकी टीम, कस्टमर सर्विस की। क्योंकि शुरू में ना एक बात है कि ये प्राइवेट लेवल में आपको एक मोमेंटम बिल्ड करना होता है शुरू में। मिसाल के तौर पे आप ये बोलें यार मेरा आज अगर एक भी ऑर्डर नहीं है तो यार मैं 2-3 बंदे किस तरह हायर कर लूँ। फिर जब ऑर्डर आना शुरू हो जाता है तो फिर बंदा भागदौड़ कर रहा होता है कि यार मैं ऑर्डर पैक करूँ, या मैं कस्टमर सर्विस करूँ, या मैं वेबसाइट के मसले देखूँ, या मैं तो उस चीज़ को मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर हिम्मत करनी पड़ती है उसमें, कुछ लोग, 1-2 लोग आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट कस्टमर सर्विस के, ऑपरेशंस के, वरना फिर आप बहुत बुरी तरह से कस्टमर सर्विस पे तो मैं अपने बच्चों को ये बताता होता हूँ कि हम तो इतने डसे हुए हैं ई कॉमर्स में, और ख़ास तौर पे कस्टमर सर्विस पे, और ख़ास तौर पे कि आप किसी आम स्टोर से ले लो और प्रोडक्ट में कोई इशू है तो अगर कस्टमर मैसेज या कॉल करता है ना तो लोग ब्लॉक कर देते हैं। मैं कहता हूँ और किसी जगह पे नहीं, अगर आप इसी जगह पे काम कर लो ना, कस्टमर सर्विस भी काम कर लो, तो आप इसी में बहुत बड़ा ब्रांड बन जाओगे। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें कोई सलाम आगे झुक कर सलाम करता है ना तो हम उसको झपी डाल देते हैं कि भाई हम और वेलकमिंग हो जाते हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, कस्टमर सर्विस पे ही फोकस कर लो, तो आप इस कस्टमर सर्विस के ऊपर ही खुद को एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दोगे। क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा कस्टमर सर्विस, तो हमने बिल्कुल ये एक मजाक समझ के रखा हुआ है। यूएसए की कस्टमर सर्विस क्या है कि प्रोडक्ट आता है, 14 दिन यूज़ करो, 14 दिन बाद भी वो बाय बैक मारते हैं, उनको उनकी पेमेंट मिल जाती है। यहाँ हम रिप्लाई करना गवारा नहीं करते, कस्टमर की कोई इशू आ रहा है वो सुनना गवारा नहीं करते, रिप्लाई करना गवारा नहीं करते। तो मेरा ख्याल है आप भी मेजरली कस्टमर सर्विस पे बड़ा फोकस रखते हैं। जी बिल्कुल, आज भी हमारे 22 लोग हैं जो कि सिर्फ कस्टमर सर्विस और ऑपरेशन देख रहे हैं हमारे। माशाल्लाह। ऑपरेशन में सिर्फ यही है कि जो सारी ऑर्डर मैनेजमेंट होती है ना, कि जब ऑर्डर आ जाए उसकी कंफर्मेशन, बहुत से लोगों की मर्ज हो जाते हैं ऑर्डर्स, रिप्लेस
मिंट्स होती हैं, सारी चीज़ें। तो साथ भाई सॉरी, इसमें एक और क्वेश्चन है मेरा कि इसमें रिटर्न रेट क्या है? बच्चों को रिटर्न रेट का बड़ा होता है कि उनका रिटर्न रेट क्या है? ये बड़ा, और हमने इसको बड़ा ऑप्टिमाइज़ किया है। देखिए आज हमारा रिटर्न रेट जो है ना वो 7 से 8% है, माशाल्लाह। लेकिन हमने ये इसको किस तरह मैनेज किया, एक तो हमने एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया हुआ है। तो वो हम जब भी कोई ऑर्डर गिरता है तो हमें वो ये बता देता है, पीछे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है बैक थ्रू देयर फ़ोन नंबर, कि इस बंदे ने पिछले कितने ऑर्डर किए हैं, कितने डिलीवर हो चुके हैं, कितने रिटर्न हुए हैं। फिर वहाँ पर थर्ड कोई पार्टी ऐप लगाई हुई है आपने? जी, ये एक सॉफ्टवेयर है बीटा लॉजिक्स के नाम से। अच्छा जी, एक दो और ये भी बीटा ये सॉरी जो सॉफ्टवेयर है, ये सिर्फ आपके पास उसने कितने प्रोडक्ट्स लिए या कितने भी शॉपिफाई पे जितने भी उस कस्टमर ने प्रोडक्ट्स बाय किए होते हैं या उनका डेटा देता है? नहीं, सिर्फ हमारे पास। अच्छा, सिर्फ आपके पास उसने कितनी दफ़ा ऑर्डर किया? जी जी। अच्छा। फिर उसके बाद जो है हमने अपने बंदों की ट्रेनिंग की हुई है। देखें जो एड्रेस है ना उसको भी देख के बहुत चीज़ें आप पता कर सकते हैं। कल मेरी रऊफ भाई के साथ भी पॉडकास्ट हुई थी, वो भी सेम बात कह रहे थे कि आपका एड्रेस डिफाइन कर देता है कि ये ऑर्डर मेरा डिलीवर होगा या नहीं होगा। कहते और कुछ भी बंदा ना करो, एक दफ़ा एड्रेस देख लो, जहाँ पे जिस एड्रेस को देखकर आपको शक हो रहा है कि जिस तरह वो कह रहे थे कि हाउस नंबर 113 लाहौर, कहते नहीं डिलीवर हो, कहाँ डिलीवर हो। कोई भी कुरियर कंपनी आपके लिए सरदर्दी नहीं लेगी कि पहले निकले और फिर उसको कॉल करे कि हाँ भाई एग्जैक्ट एड्रेस बताएं, ये बताएं। उनके पास बहुत ऑर्डर्स होते हैं, वो कहेगा भाई छोड़ दे, नहीं मिल रहा, और मैं लिख दूंगा एड्रेस गलत है और वो रिटर्न मारूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें तो एक तो ये हो जाता है ना कि आपने उसको देखा कि भाई आप एड्रेस कंप्लीट करें, अगर इसमें थोड़ा सा भी लग रहा हो गड़बड़ तो फिर आप उनको जो है व्हाट्सएप करते हैं, उनसे आप बात करते हैं। वो हमने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, तो उससे ये हो जाता है कि थोड़ी कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ यार ये बंदा लेगा। फिर उसके बाद हमने थ्रू आउट ईयर्स हमें यही पता चल गया कि कौन सी कोरियर कंपनी जो है वो किस एरिया में जो है अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी हमें हमारा जो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है वो बताता है। ठीक है, और फिर हम लोग उन कोरियर कंपनीज के साथ जो बात करते हैं वो बहुत ही यानी स्पेसिफिक और टारगेटेड बात करते हैं कि जैसे अच्छा ठीक है हम आपको फैसलाबाद दे रहे हैं, हम आपको हैदराबाद दे रहे हैं। मतलब हमारी ऐसी बात नहीं होती कि पूरा पाकिस्तान आप यार अच्छा पूरा पाकिस्तान आप ले लें या हम आपको इतने ऑर्डर्स देंगे। तो वो खैर बहुत सारी चीज़ें ना वो स्केल के साथ। मुझे एक ये चीज़ पता है कि ग्रोथ सॉल्व्स मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पहले अगर आप ना फोकस करें कि आप ग्रो करें, तो जब ग्रो करेंगे पैसा आएगा, फिर आप जो ना वो हर फील्ड के स्पेशलिस्ट आप रखते जाएंगे और वो फिर जो है आपसे बहुत अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे। अब जिस तरह ये जो ऑर्डर मैनेजमेंट है ये मैंने आपको, मुझे अब इसके बारे में वाकई नहीं पता क्योंकि बहुत अरसा हो जाता है कि मैं उन लोगों से जाके मिलता हूँ, लेकिन दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब क्योंकि उन्होंने अब जो हमारी जो ऑपरेशंस टीम है वो अब BI के ऊपर हमारे पास डैशबोर्ड बनाए हुए कि कौन से जो कोरियर कंपनी है उसकी आउटपुट कैसी जा रही है, कहाँ पे वो वीक जा रहा है। फिर उसके बाद एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ऑपरेशंस लोगों को शायद ये पता ना हो लेकिन ई-कॉमर्स में ऑपरेशंस अलग है और कस्टमर सर्विस अलग है। ऐसे ही ऑपरेशंस का काम किया है ऑर्डर कंफर्मेशन, फिर ये इंश्योर करना कि उसको ऑर्डर निकल गया, फिर उसके बाद उसकी ट्रैकिंग। फॉर एग्जांपल अगर और ऑर्डर डिलीवर्ड होना, हाँ होता ये कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्डर की डिलीवरी फेल हो गई है तो वो हमारे सिस्टम्स के ऊपर क्रिटिकल मार्क हो जाती है। अगर कोई ई-कॉमर्स बिजनेस ये नहीं कर रहा यानी फॉलोअप्स नहीं कर रहा तो आप समझें कि वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी बार जो हर कोरियर कंपनी के साथ हमने काम किया है, कोरियर कंपनी कोई भी अच्छी या बुरी नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, सारी कोरियर कंपनी एक जैसी है। हाँ, अब आपके ऊपर है कि आपने उनको किस तरह उनको चलाना है, उनको कौन से शहर देने, उनसे आपने किस तरह फॉलोअप्स रखना है और आपने कितनी आप हर चीज़ की डिटेल में गए हैं। मैं तो लाइशा रन करूँ, ब्लैक से रन करूँ, शायद आपको भी वो सर्विस देते हूँ। हमें तो डेडिकेटेड रिसोर्स दिया हुआ है अपने हेड ऑफिस में। ठीक है, और उनके साथ हमारा काम ये होता है कि हमारा जैसे ही ऑर्डर यहाँ से निकलता है, यहाँ से लेकर कस्टमर की डिलीवरी तक उनका जो बंदा होता है वो मेक श्योर करता है, हर रोज़ की रिपोर्ट निकाल कर देता है, ये ट्रांजिट में है, ये डिलीवर्ड हो गया है, ये रिटर्न पहली दफ़ा अटैम्प्ट हुई और रिटर्न हो रहा है, वो हम रेड मार्क कर देते हैं कि अच्छा इस कस्टमर को हमारी टीम कॉल कर ले जो रेड मार्क हुए आज के दिन के, और कस्टमर से बात करना और फिर हमारे बिहाफ पर कस्टमर, और हम अगर रेड मार्क कर दिए ना तो वो उसको दोबारा कस्टमर को फिर
उस ऑर्डर को वो खुद ले लेता है अपने पे कि अच्छा ये इन्होंने रेड मार्क की और अब इसकी जिम्मेदारी मेरी है कस्टमर तक डिलीवर करवाने तक की। वो उसकी पूरी रिपोर्ट, वो 10 ऑर्डर थे, 20 ऑर्डर थे, 50 ऑर्डर थे, अगले दिन पूरी एक एक रिपोर्ट भेजेगा कि इसको कस्टमर से बात हो चुकी है, प्रोडक्ट रीअरेंज करवा दी है, डिलीवरी रीअरेंज हो गई है, इसको कल मिल जाएगा, इसको परसों मिल जाएगा, इस कस्टमर ने ही रिफ्यूज़ कर दी है, सेकंड डिलीवरी के लिए भी रिफ्यूज़ कर दी है, इससे ये बात हो चुकी है। वो पूरी एक डिटेल मैसेज कर देता है, हम उस मैसेज को देखते हैं, जो कस्टमर का वो कह रहा है कि इसने रिफ्यूज़ किया है, उसको मेरी टीम एक दफ़ा कन्फर्मेशन कॉल दोबारा कर देती है, आपने वाकई रिफ्यूज़ किया है, ठीक है जी, थैंक यू, बात वो। तो वो एक तो हमें वो डेडिकेटेड रिसोर्स दिया हुआ, तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए, तो मेरी एक ही, और मेरे ऑर्डर्स भी आप जितने नहीं हैं, तो मेरी एक ही उससे कुरियर कंपनी से मेरा मसला तो या इस तरह हल हो रहा है। और इसमें जैसे वो है आपका अबैंडन कार्ट, वो भी जो है बड़ी ज़बरदस्त, मतलब उस पर आपको फॉलोअप्स करने चाहिए। तो पहले तो जैसे आपने 2 फॉलोअप्स कर लिए ईमेल के ऊपर, फिर आइडियली ये चाहिए आपको एक जो भी डाल दें, व्हाट्सएप भी डाल दें, फिर आप कुछ उनको ऑफ़र दे दें। यानी अबैंडन कार्ट भी ऐसी चीज़ है जिससे आप एक अच्छी खासी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और वो तो बात है कि कस्टमर सर्विस तो आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे ना कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और आपकी इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन टफ है, लेकिन बात ये भी है कि उनकी कस्टमर सर्विस बहुत वीक है। ऐसे जो बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं देखा है, और मैं खुद क्योंकि उन बड़े ब्रांड का कस्टमर भी रह चुका हूँ, तो मैं उनको फेसबुक के ऊपर मैसेज डालता हूँ तो वो कोई उनको नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आता। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो कस्टमर सर्विस अगर अपनी स्ट्रॉन्ग रखें तो अच्छा। ये भी है कि हर बिजनेस की ये ख्वाहिश है, हर बिजनेस ओनर की, कि उसकी अच्छी कस्टमर सर्विस हो। कोई भी ये नहीं चाहता मेरी ख़राब हो। लेकिन हाँ, गेम कहाँ पर आता है कि आप राइट टाइम के ऊपर एक अच्छी रिसोर्स हायर कर पाएँ कस्टमर सर्विस की, उसकी आप ट्रेनिंग कर पाएँ। देखिए साथ में इसी बात में मैं आ रहा हूँ कि पता सबको होता है कि कस्टमर सर्विस अच्छी करनी है, कोई उसको प्रेफरेंस नहीं रखता। जिस तरह मेरी प्रेफरेंस होगी कि ऑर्डर्स, अगर मेरी प्रेफरेंस है ना, ऑर्डर्स के साथ मेरी कस्टमर सर्विस प्रेफरेंस होगी। ऑर्डर्स के लिए भी तो मैं सर पैर मार रहा हूँ, तगड़े डिजिटल मार्केटर भी कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजीज भी बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं प्रेफरेंस नहीं दे रहा। इस वजह से देना मैं भी अच्छी चाह रहा हूँ, लेकिन प्रेफरेंस नहीं दे रहा। अगर मैं उसको प्रेफरेंस देता हूँ, जो आप अभी स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी मैं पहले दिन से अप्लाई करता हूँ, यार ये भी तो कर रहा हूँ, ये भी मैंने ज़रूर करना है, ताकि मेरा, क्योंकि कस्टमर की जर्नी एक ऑर्डर के लिए नहीं होती। आपका रिटर्निंग कस्टमर कितना है, 35 to 40% तो मिनिमम होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब वो रिटर्निंग कस्टमर है और कस्टमर की क्वेरी आ रही है और उसको कोई इशू आ रहा है और मैं उसका रिप्लाई नहीं कर रहा, तो अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए मैंने अपना कस्टमर खो दिया। अब मैं नए कस्टमर के चक्कर में अपने पैसे भी लगा रहा हूँ, नया कस्टमर ढूंढ रहा हूँ, तो जो मेरा पुराना कस्टमर था जिस पे मेरा पैसा लग चुका है, कन्वर्ट करने पे लग चुका है, वही मुझसे महीने बाद लेगा, 6 महीने बाद लेगा, 4 महीने बाद लेगा, मुझे कॉस्ट भी एक्स्ट्रा नहीं पे करनी पड़ेगी। उसी पे अगर मैं फोकस करूँ, 5000 कस्टमर भी मेरे बेस बन जाए और मैंने उनके साथ अच्छा एक वो रखा हुआ है, कस्टमर सर्विस अच्छी दी हुई है, सारा कुछ सेटिस्फाई किया हुआ है, नए कस्टमर आते जाएंगे, वो तो मैं ऑटोमेटिकली एज अ ब्रांड ग्रो कर जाऊंगा। हमारे एज अ ज़्यादातर बच्चों का इशू ये आता है कि वो सेल्स पे इतना फोकस्ड होते हैं, नए कस्टमर पे इतना फोकस्ड होते हैं कि बस प्रोडक्ट भेजते जाते हैं और नए पे फोकस। पिछले वाले के लिए कोई उनका सिस्टम नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, सोच नहीं है, तो उस तरह मेरे ख्याल से मेजर इशू उनको यहाँ पे भी आता है। देखिए, इसमें एक और बहुत बड़ी वजह ये है कि एज ए बिजनेस ओनर ना, अगर आप उनके इससे देख नज़र से, कोई भी आप जब बंदा हायर करते हैं ना, या ये कस्टमर सर्विस अच्छा करेंगे, तो आपका शॉर्ट टर्म में नेट प्रॉफिट गिर जाएगा। हाँ, 30-35 हज़ार पे पर मंथ की मिनिमम कॉस्ट आएगी। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले नहीं था, अब आपके पास ये डिसीजन आया। अच्छा, पर इसमें ये भी होता है कि ये रिसोर्स ना मिलना आसान भी नहीं है। 30-35 यार मैं तो कहता हूँ बेहतरीन कस्टमर सर्विस के अगर आपने ब्रांड में ही एंटर करने हैं, तो आपके घर में आपकी बहन, आपका छोटा भाई, आपकी अम्मी, इनको भी ई कॉमर्स में, तो बच्चों को मैं कहता हूँ तो इनको फीमेल को ज़रूर एडेड रखो, क्योंकि घर से होता है। ये छोटे छोटे जो स्टोर बनते हैं, उनका वेयर हाउस भी घर पे है, स्टोर भी घर पे है, मार्केट में उन्होंने जाना नहीं है, घर से बैठ कर ही ऑनलाइन सारा काम करना है, लैपटॉप ओपन करके करना है। तो घर में आपकी छोटी बहन है या भाई है, एक ही बंदा जिस पे आपको सैलरी भी नहीं देनी, और घर आप वैसे ही खुद चला रहे हो, तो खर्चा खुद चला रहे होते हो अगर वो होते हो। तो अगर आप एक
एक ही अपने साथ वो भी ऐड कर देते हैं, और वो कस्टमर सर्विस देख रहे हैं, आपका कस्टमर का ऑर्डर कहाँ गया है, कहाँ पहुँचा है, थैंक यू कार्ड, थैंक यू का मैसेज, सारा कुछ अगर वो देख रहे हो और आप ये चीज़ देख रहे हो। आयशा जो मेरी वाइफ है, आयशा बेसिकली उसी ने स्टार्ट किया था, और उसने इसी तरह स्टार्ट किया था। उसका भाई और उसकी अम्मी और वो तीनों मिलकर एक पैकिंग करता था, एक कस्टमर सर्विस देखता था, एक ऑर्डर्स लगाना, और आयशा जो है वो पूरा प्रोडक्ट करना, और उनकी सारी चीज़ें वो खैर मैनेज कर रही थी। सॉरी आप हाँ, तो मैंने देखा कि बहुत सारे नहीं, इसमें एक तो ये CS है ना ऑपरेशन में, बहुत सारी चीज़ों में आप जब हायर करते हैं तो आपको सबसे पहले अपना NP दिख रहा होता है कि यार वो जनरल ड्रॉप करेगा, और NP के साथ जो है ना एक इमोशनल अटैचमेंट भी होती है, उससे आप अपनी एक ना सेल्फ वर्थ भी कर रहे होते हैं, टर्मिन कर रहे होते हैं। अच्छा यार मैं 1 लाख वाला बंदा हूँ, मैं 2 लाख वाला बंदा हूँ। सही बात। तो इस वजह से लोगों को वो लेट गो नहीं करना चाहते। ठीक है, देखें बहुत सारे जिस तरह मैं था, मेरे पास ऐसी कोई घर पे हेल्प रिसोर्स अवेलेबल नहीं अच्छा, थी। आपने अकेले ही किया? हाँ, तो लेकिन खैर मेरी जो HR थी वो मैंने rosie.pk का जॉब का पैकेज लिया था, तो 5 जॉब्स आपको मिलती थी 25,000 रुपये में। उनकी अच्छी बात थी कि उनकी एक ऐप थी, आपने ऐड पोस्ट किया और वहाँ पर वो जब पोस्ट हो गई जॉब, फिर आप उनको ठक मैसेज कर सकते थे टेम्पलेट्स के थ्रू कि फॉर एग्जांपल, हाय अली, यू अप्लाइड फॉर द पोजीशन ऑफ कस्टमर सर्विस एट सेंस एंड स्टोरीज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कॉल बैक। तब क्या होता था कि उसमें वो मुझे फ़ोन कॉल बैक करते थे। अच्छा, वहाँ पर मुझे फ़िल्टर्स आप लगा सकते थे, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको रखना है बंदा 35,000 में, तो अब जिनकी एक्सपेक्टेड सैलरी 35,000 है, मैं उन्हीं को सेलेक्ट करूँ। फिर उसमें आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं बोलूँ अच्छा मेरी अगर रिहाइश जौहर में, तो मैं कहीं जो है ना अगर क्लिफ्टन का बंदा कर लेता हूँ, तब भी वो, क्योंकि कराची तो बहुत बड़ा हो गया ना, तो क्लिफ्टन का बंदा भी ना हमें सूट नहीं करता। तो खैर उसमें आप पहले ना ये जो कीवर्ड्स हैं, गुलिस्तान जौहर, ये सब आप रखते थे। तो इस तरह मैंने शुरू में a CEO also has to play the role of HR, which many don't know. हाँ, which many। अच्छा, और CFO भी आप ही होते हो कंपनी के, फाइनेंस भी सारा, प्लानिंग और प्रोडक्ट कितने का आएगा, सेल्स कितनी की होंगी, प्रॉफिट कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा, ये भी सारी शीट्स आप खुद ही कंप्लीट कर रहे होते हो। फाइनेंस का भी कोई बंदा नहीं होता आपके पास। फिर उसमें अच्छा, इसमें ये भी बात होती है कि हर बंदे को एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब अपना फर्स्ट एक HR का बंदा रख रहा था, तो मेरे दिल पे बड़ा भारी पड़ रहा था। ठीक है, उस टाइम पे हमारे एम्प्लॉयज़ थे कोई, मेरे ख्याल में 20 एम्प्लॉयज़ थे। तो मैं उसकी जो सैलरी डिवाइड कर रहा था एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि अच्छा यार अगर उसकी सैलरी फॉर 50,000 है, तो 20 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 2,500 रुपये फ़ी एम्प्लॉई की मुझे उसको मैनेज करने की कॉस्ट पड़ रही है। लेकिन मैंने कहा यार मैं सबको ये बात बोलता हूँ कि आप इमेजिन करते रहें अपना फ्यूचर। मैंने कहा यार क्या मैं बड़ी कंपनी एक HR डिपार्टमेंट के साथ बना सकता हूँ? तो सवाल था नहीं, कि मैंने ये काम या तो मैंने आज करना है या मैंने कल करना है, लेकिन करना है अगर मैंने बड़ी कंपनी बनाना है। तो फिर कुछ मैंने फैसले ऐसे किए, मैंने कहा चलो ठीक है HR, एक फुल टाइम HR हायर किया। अच्छा, उसके बाद से मैं समझता हूँ कि जो कंपनी की ग्रोथ हुई है, क्योंकि मेरा बहुत सारा वक्त जब हायरिंग में गुजर रहा है, जब लोगों से बात करने में और HR के इश्यूज़ में, ठीक है, हर चीज़ में बहुत वक्त लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा छोड़ के जा रहा है आपका, या बंदा आप बोल रहे हैं मुझे लोन चाहिए या मुझे इंक्रीमेंट दे दें, ठीक है, या कोई भी, तो वो आपका एक शेयर ऑफ माइंड लेके जाता है। तो जैसे ही मेरे पास एक फुल टाइम HR का बंदा आया, तो वहाँ से फिर मैं समझता हूँ कि हायरिंग भी फास्ट हो गई। पहले ये होता है कि अच्छा एक बंदे की ज़रूरत है, उसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल CS का ही बंदा है, हायर करना है। अब आप ऑपरेशन में इतना बिजी हैं, आपको एड्स भी रन करने हैं, आपको अकाउंट्स भी संभालनी है, आपकी फैमिली भी है, कि आप उस फैसले को करते हैं डिले, उसकी वजह से आपकी CS ख़राब हो रही होती है। ठीक है, तो जब आपको HR का बंदा आता है, तो फिर तो आप यू होल्ड हिम स्ट्रेट किया, हमारे बताओ कब तक करोगे आप, हफ्ते में मुझे बंदा चाहिए यहाँ पे। तो फिर उसके बाद जो है ना आपकी ग्रोथ, मैं ये बोलता, अगर मैं अपने लाइफ में यानी बिजनेस लाइफ में देखूँ ना कि कहाँ पे जाने स्पाइक्स आए, तो एक स्पाइक जब आया जब प्रॉपर एक HR के बंदे ने हमारी कंपनी में कदम रखा और सिस्टम्स बनाए, पॉलिसीज़ बनाए, और वो पूरा जो एक टाइम था जो कि 15-20% लेके जाता था,
वो जब करना शुरू किया तो फिर ये कि चीज़ें ना स्पीड अप हो गई। तो शुरू में HR और एडमिन भी कंपनीज का एक ही होता है, वो वही चीज़, अगर कोई पंखा नहीं चल रहा, जनरेटर ख़राब हो गया है, ठीक है, तो असल में तो गेम यही है ना कि आपने अपना वक्त फ्री करते रहना है उस वक्त तक, और आपने जिस काम में आप अच्छे हैं उसमें आप वैल्यू एडिशन करती रहे। अच्छा साथ भाई, आप मुझे ये बताएं, सेंटेंस स्टोरीज लॉन्च हुआ तो लॉन्च से लेकर रिटेल स्टोर से पहले तक का थोड़ा सा सफ़र बताएं कि स्टार्ट में क्या हर्डल्स आए, क्या सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या मिल रही थी, रिस्पांस कैसा मिल रहा था, स्ट्रैटेजीज क्या कर रहे थे, क्या? जी अच्छा, इसके साथ हुआ ये कि जब मैंने SNS लॉन्च किया तो एक मुझे टूल मिला ल्यूमन 5 के नाम से, ठीक है, जो कि स्टॉक वीडियोस को मिलाकर अगर आप उसको स्क्रिप्ट लिख दें तो वो एक वीडियो बना देता है। तो वो $200 का था। तो मैंने कहा कि यार अच्छा, मुझे ये पता चल गया था कि इवेंचुअली डिजिटल एडवर्टाइजिंग वुड बी गोइंग टू वीडियोस। ज़्यादातर लोग उस टाइम के ऊपर जो है स्टैटिक एड्स ही लगा रहे होते थे, ये 2018-19 की बात है, ठीक है। मैंने कहा यार इवेंचुअली, और उस टाइम के ऊपर फ्रेग्रेंसेस में कोई भी वीडियो ऐड नहीं कर रहा था, तो ये गैप था बहुत बड़ा। तो और मैं ये समझता हूँ कि जैसे एक मॉल है, ठीक है, उस मॉल में अगर कोई आदमी नहीं है या किसी कैटेगरी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आइसक्रीम वाला है ही नहीं और आपका ब्रांड कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपने वहाँ पर आइसक्रीम का ठेला लगा दिया ना तो आपकी बिकना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस मॉल में एक सर्टेन नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो आइसक्रीम ढूंढ रहे हैं। तो ई कॉमर्स की भी वैल्यू प्रोपोजिशन ये है कि अगर आप बेशक मार्केट में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन अगर वो ऑनलाइन कोई अच्छे से उसको नहीं बेच रहा है ना तो वहाँ पर गैप है। तो मैंने जब एड एनालिसिस किया, जब मेरे दोस्त ने बोला ना कि यार फ्रेग्रेंसेस में हो, तो जब मैंने कहा यार मैं वैल्यू ऐड कहाँ पे करूँगा। देखें बहुत सारे लोगों की पैकेजिंग हमसे अच्छी थी तो मैंने सोचा वहाँ भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। फ्रेग्रेंस अच्छी थी, बुरी थी, लेकिन हमने देखा कि एड्स में एक बहुत बड़ा गैप था कि कोई वीडियो एड्स रन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने 80 स्क्रिप्ट लिखी। अच्छा, ये एक बात थी कि मेरी जो है स्क्रिप्ट राइटिंग बड़ी स्ट्रांग थी। अच्छा, तो अच्छा, क्योंकि हमारे घर में शुरू से पढ़ने पढ़ाने का बड़ा रिवाज था, तो किताबें पढ़ते थे। अगर आप इफ़ यू आर अ रीडर देन यू आर ऑल्सो अ गुड राइटर। सही है। तो मैंने 80 स्क्रिप्ट लिखी और मैंने यार एक ही महीना है जिसमें मैंने यार $200 डाला वो हलाल करने हैं। तो मैंने फिर 80 एड्स बनाए वीडियो एड्स 80 वीडियो एड्स बना के, और फिर वो हमारी मेंबरशिप कैंसिल हो गई। और फिर वो मैंने रन करना शुरू किया फेसबुक के ऊपर। वहाँ से ना जो हमें ऑर्डर्स आना शुरू हुए, अच्छा, ओहो, वहाँ से फिर समझा कि मज़ा आने लगा। मतलब उसका एक एड सेट था जिसने मेरे ख्याल है 1 साल में हमें कोई 4 मिलियन की सेल्स दी। किसी एक ऐड ने 1 मिलियन की सेल दी। मैं बात कर रहा हूँ अक्रॉस द ईयर। तो मुख्तलिफ अलग अलग ट्राई करके तो फिर जब मज़ा आना शुरू हुआ, क्योंकि मेरा भी उस ज़माने में वीडियोस में एंट्री पहले थी, और उससे पहले मार्केटिंग की टीम बस ऐसी थी कि एक बीबी वाला बच्चा था मेरे पास, तो वो हमारी जो फेसबुक पेज की पोस्टिंग है और वो चीज़ें मैनेज कर रहा होता था। तो अच्छा, फिर होता ये था कि जो एड्स अच्छे चलते थे 2-3 महीने, फिर वो नीचे आ जाते, बैठ जाते थे। तो मुझे ये आइडिया हो गया कि फटीग का बड़ा सीन है। नहीं हो सकता है कि आप ऐड जो है ना वो पूरी नहीं खींचते रहे, तो आपको कांस्टेंट चाहिए। तो अच्छा, जब कांस्टेंट चाहिए तो फिर मैं गया मुख्तलिफ एजेंसीज़ के पास, प्रोडक्शन हाउस के पास, और एक प्रोडक्शन हाउस से मैंने ऐड भी बनवाया तकरीबन। अच्छा, वो ऐड उसमें तो पैसे मेरे बहुत ठुके, और एक ऐड बनाया 60,000 का, लेकिन वो भी अच्छा इतना नहीं बना। फिर एक ऐड बनाया तकरीबन 4 लाख रुपए का, मैंने बहुत महंगा वाला बंदा लेकर आया, और मेरा एक ख्याल था कि यार ये जो ऐड बनेगा ना ये तो छा जाएगा, तो भाई कर देगा। ठीक है, उसकी स्क्रिप्ट भी अच्छी थी, स्क्रिप्ट भी मैंने अच्छे से लिखवाई, वॉइस ओवर भी बेहतरीन कराया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चले। डीवीसीज पे मैंने ये देखा है कि डीवीसीज ब्रांड अवेयरनेस पे तो अच्छे चल जाते हैं, सेल्स पे आपके डीवीसीज आपको सेल्स नहीं, यूजीसी आपको सेल्स ला कर दे देता है, डीवीसी आपको सेल्स नहीं ला कर देता। डिजिटल वीडियो कमर्शियल आप अच्छी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर भी ले लो, आप बहुत अच्छा शूट कर लो, कॉन्सेप्ट अच्छा निकाल लो, वॉइस ओवर अच्छा कर लो, आपकी वो एज अ ब्रांड आइडेंटिटी तो क्रिएट कर देगा, ब्रांड में थोड़ा सा आपको वो कर देगा। लेकिन सेल्स में मेरे साथ भी आज तक कोई ऐसा डीवीसी मेरा नहीं निकला कि जो मेरा बकाया कंटेंट को क्रॉस कर दे, बहुत माइनर सा आपको सेल्स ला कर देता है। मैं अगर आपकी बात को और अगर हम लोग खोलें ना, तो देखें
DVCs में मुख्तलिफ अपील्स यूज़ हुई होती है ना। एक होती है लाइफस्टाइल अपील। तो फॉर एग्जांपल अगर आप सन ग्लासेस बेच रहे हैं तो आपने बहुत ही कूल लोग दिखा दिए और वो सन ग्लासेस पहने हुए, इस तरह के जो एड्स हैं ना वो सेल नहीं देते। लेकिन अगर आप फंक्शनल अपील के ऊपर आप ऐड बना रहे हैं ना, तो फॉर एग्जांपल आप ये बोल रहे हैं कि हमारे सन ग्लासेस जो हैं वो उसमें ये ग्रेड का प्लास्टिक यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, और उसकी आप कंपैरिजन करा रहे हैं दूसरे उसके साथ, तो फंक्शनल अपील के एड्स चल जाते हैं। हमारे ब्रांड्स ये मसला एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि शुरू से ही ना लाइफस्टाइल पे पहुंच जाते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि पहले फंक्शनल अपील को यूज़ करें, फिर आप बेनिफिट पे जाएं, फिर आप इमोशनल अपील, मतलब लाइफस्टाइल से मुराद इमोशनल है कि आप कोई एस्पिरेशनल कोई आप चीज़ दिखाते हैं, ठीक है, कि जिससे लोगों को इंस्पायर हो। लेकिन वो आप उसी वक्त, क्योंकि हम लोग बड़े ब्रांड्स को देखते हैं, हम लोग देखते हैं गुची, प्राडा, बड़े बड़े, और जाहिर सी बात है वो 100 साल पहले के ब्रांड हैं। अगर आप उनके 100 साल पिछले ऐड जाके देखेंगे तो वो भी फंक्शनल अपील पे ही काम कर रहे थे प्रोडक्ट काम कि भाई मेरे प्रोडक्ट, मेरा डिफरेंस क्या है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर गुची बैग बना रहा है तो बोलेगा यार मेरे पास मोटा लेदर से बना हुआ है, उसकी स्टिचिंग अच्छी है, उसका ये अच्छा है। आज वो सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल दिखाता है और सिर्फ लाइफस्टाइल दिखाता है, ठीक है, कि बंदा जहाज़ में उड़ रहा है और सिगरेट पी रहा है, इस तरह का। लेकिन आज से 100 साल पहले ये सब लोग फंक्शनल पे थे, तो हम लोग उनका एंड देखकर अगर वो काम करेंगे तो वो, तो मैंने ये किया है कि जो हमारे फंक्शनल एड्स हैं ना और जो बेनिफिट के एड्स हैं वो ठीक चलते हैं, DVCs। हाँ, जिसमें हमने लाइफस्टाइल करते हैं वो तो नहीं चलते। लेकिन उसमें भी फिर ये कि आपको पूरा बनाना होता है फनल, कि आप जो है वो अब जाके हम लोग थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि कुछ हम लोग अवेयरनेस पे एड्स होते हैं, उस पे हम लोग जो ऑब्जेक्टिव रखते हैं वो सिर्फ ब्रांड का नाम, हाँ, रीच, और जो लोग उससे इंगेज करते हैं फिर उनको हम लोग फंक्शनल ऐड दिखाते हैं, फिर बेनिफिट का ऐड दिखाते हैं, और बिल्कुल लोअर ऑफ द फनल पे आके फिर हम उनको जो है वो सेल्स का या कोई ऑफर या कोई डील ऐसी कोई चीज़ दिखाते हैं। तो वो तो खैर मैंने वो एड्स बनाना शुरू किए। फिर उसके बाद मुझे ये पता चल गया था कि यार जब तक एक कांस्टेंट फ्लो नहीं होगा कंटेंट का तब तक नहीं आगे नहीं चलेगा। तो फिर एक एक करके हमने एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर किया, फिर वीडियो एडिटर, फिर कैमरामैन, वीडियोग्राफर, और फिर हम लोग वो थोड़े बहुत डिजिटल मार्केटर, हाँ, फिर उसके बाद ये डिजिटल मार्केटर। तो फिर वो टीम आहिस्ता आहिस्ता बनती गई जिस तरह की अफोर्डेबिलिटी होती गई। हाँ, एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है कि मैंने बिजनेस से नहीं निकाले पैसे। यूजुअली होता है ये है कि थोड़े से पैसे बनना शुरू हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर किसी के 3 लाख बनना शुरू हो गए, 5 लाख रुपये बनना शुरू हो गए, तो वो बड़ा एक कम्फर्ट, और बोलता है कि यार जो मेहनत थी ना, जो मैंने मेहनत करनी थी अब वो इस पॉइंट पर आ गई है, और फिर वो अपना लाइफस्टाइल खर्चे उस हिसाब से बढ़ा लेता है। तो मैंने ये था कि मुझे हमेशा होता था कि यार अगर मेरे पास एक मार्जिन आ गया है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन का, तो व्हाट्स द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस मनी, ठीक है। तो मैंने कोई आज तक कोई प्लॉट नहीं खरीदा, ठीक है। तो मैं ये बोलता था अच्छा यार चलो यार मैं और महंगा बंदा लेकर आ जाता हूँ, कोई और कॉम्पिटेंट बंदा, थोड़ा सा ऑफिस अच्छा कर लिया, ठीक है, किसी प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज कर दी, एसकी यूज़ इंक्रीज करी। और मैं आपको बताऊँ मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि यार एक पॉइंट आएगा कि मैं बोलूँगा मेरे पास इतने पैसे हैं कि अब चलो थोड़ी सी अय्याशी करते हैं लेकिन अभी तक वो नहीं आता। हाँ, तो मेरी तो गाड़ी भी मतलब वो थी जो मैं 10 साल से पुरानी थी गाड़ी थी वो, क्योंकि जब आप व्हेन यू आर अ मैन ऑन अ मिशन, तो आपको जो सामने की चीज़ें वो इतनी बड़ी दिख रही होती हैं और उनका फ़ायदा दिख रहा होता है आपको, और उस पर आरओआई दिख रहा होता है। रघु भाई वाली बात है, उनसे भी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि बाहर से देखकर आपको लग रहा होगा, जिस तरह मुझे लग रहा है या बच्चों को लग रहा होगा सैंड एंड स्टोरीज कि ये पीक है ना, कि ये तो मतलब बेस्ट इतना बनना है। वो बंदा जब सामने बैठा होता है और उसको पता होता है कि ये मेरे अभी 5% भी नहीं है जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, ये जो मेरा गोल है, ये उसके 5% या 10% पहुँचाऊँ, 90% तो अभी आना है। तो अभी तो आपके प्लान्स अगले 3-4 साल 5 साल आपने रखा होगा कि भाई ये तो शायद अब कितना होगा, आपने ये पीक देखा हुआ था, इससे आगे प्लान बहुत बड़े हैं अभी। देखें वैसे हम लोग थोड़ा सा ये मार्केट कर रहे होते हैं ना, सर्वे कर रहे होते हैं। तो आज से मिसाल तौर पे 4 साल पहले अगर 100 ऑर्डर्स भी हमारे लिए बहुत होते थे पर डे, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देखते हैं अच्छा यार वो 500 ऑर्डर्स पर डे कर रहा है, वो 1000 कर रहा है, वो 2000 कर रहा है।
पाकिस्तान में अब ऐसे भी लोग हैं जो कि 10,000 ऑर्डर पर डे कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनको जानता हूँ। तो फिर आप जब उनकी केस स्टडी सुनते हैं, ज़्यादातर पहले हमारी एड स्पेंडिंग कोई बोलता था यार अगर महीने की ना लाख रुपए 3 लाख रुपए, फिर आप बोलते हैं यार 50 लाख रुपए भी हैं, करोड़ वाले लोग भी हैं, ठीक है, और ये भी है 25 लाख रुपए पर डे वाले लोग भी हैं। तो फिर जाहिर सी बात है आपको एक होता है एक ऑटोमेटिकली एक एग्रेशन आ जाती है। और लेकिन उसमें ये देखिए एक चीज़ होती है हिर्स और एक होता है प्रोसेस को एंजॉय करना। तो मेरे सर हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी, वो एक शेर पढ़ते थे कि कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। तो बोलते थे कि यार हमेशा ना प्रोसेस को एंजॉय करो। सही बात है। तो मैंने भी एंटरप्रेन्योर का तो मेन ही है, उसका गोल मेजरली मनी नहीं होता, प्रोसेस होता है। एग्जैक्टली, छोटे छोटे माइलस्टोन्स होते हैं जो उसको इग्नाइट करते हैं, उसको खुश करते हैं। बिल्कुल। तो मेरी भी सेम ही मेंटालिटी भी सेम है, और वो है कि वो माइलस्टोन्स ही इतने पैसा आ रहा है, जिंदगी में खुशी नहीं है, कोई माइलस्टोन नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, तो वो तो ड्रेन हो जाते हो आप। बिल्कुल। और उसमें ये भी होता है ना, अच्छा मैं ये भी सुनता था बड़ा कि डोपामाइन जो है वो एक आपके ब्रेन में होता है केमिकल, जो आपको आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, एक्साइट करता है, आप किसी नई गाड़ी में बैठे, लेकिन होता ये है कि वो बिल्कुल ड्रग की तरह काम करता है। ऐसे ही। यानी अगर आपको एक किसी चीज़ से डोपामाइन मिल गया एक महंगी गाड़ी में, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो, अब ये नहीं कि आपको पूरी जिंदगी उस गाड़ी में उतना ही मिलता रहेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा। 3 महीने में यूजुअली बिल्कुल फारिग हो जाएगा। यानी आपके लिए वो गाड़ी और उससे जो पहले गाड़ी थी वो बिल्कुल इक्वल हो जाती है 3 महीने में, इन टर्म्स ऑफ द प्लेजर यू डिराइव आउट ऑफ इट। तो मैं हमेशा देखा कि अगर आप चीज़ों की एक्विजिशन से अपनी अगर आप खुशी जोड़ेंगे तो वो आप हमेशा एक फेलियर रहेंगे और आप हमेशा परेशान रहेंगे। अगर आप अपनी खुशी लोगों की खिदमत में और द जॉब एट हैंड, द टास्क एट हैंड, जिस तरह मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है जब हमारी कंपनी में कोई बंदा हायर होता है, क्योंकि मैंने कुछ अर्सा जो है वो जॉब की तलाश में गुजारा है, और जब आपको जॉब नहीं होती ना तो आप कितने जन मतलब परेशान होते हैं। हर कोई मुझसे आके पूछ रहा था यार क्या कर रहे हो, बोलता अच्छा जॉब ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, फिर 1 महीने बाद फिर बोला यार क्या हो गया, जॉब नहीं, कुछ तो कर लो। तो वो फिर जब मुझे जॉब मिल गई तो मुझे इतना सुकून मिला। तो अब जब मैं किसी को हायर करता हूँ ना तो मुझे ये होता है कि यार देखो इस बंदे को कितना सुकून मिला होगा। हमने पिछले 3 महीने में 40 बंदे हायर किए हैं, नाउ वी आर 140 एम्प्लॉइज। अच्छा, तो ये कि अब ये दिस थिंग, अच्छा उसमें एक चीज़ और मज़ा आता है कि जब आप कोई महंगा बंदा हायर करते हो और वो जो वैल्यू ऐड करता है वो भी अमेजिंग होती है। सही बात है। वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी वो डाल देता है जो आपके दिमाग में नहीं होते या आपकी स्ट्रैटेजीज में नहीं होता, वो स्ट्रैटेजीज भी जब एंटर कर देता है ना, एग्जैक्टली। तो पहले तो जाहिर सी बात है एक बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पाता, पहले 20-30-50 हज़ार वाला बंदा लगता है, फिर अफोर्डेबिलिटी, फिर लाख वाला, फिर 2 लाख वाला, फिर 3 लाख। अच्छा, अब ये नहीं है कि हम लोग बोलते हैं महंगा, यार वो जो वैल्यू लेकर आते हैं और फिर आपका जो एक सर्कल, फिर आपके काम आसान होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पता है यार एक काम में जिसमें आपके महीने के 20 घंटे लगते थे, अब वो आया बंदा और उसने वो आपसे भी अच्छा काम कर रहा है वो, तो उसमें जो आपको खुशी मिलती है मुझे वो खुशी जो है ना किसी बड़ी से बड़ी गाड़ी या बड़े से बड़े घर उससे नहीं मिलती। और अगर ये हर कोई डेवलप कर ले, मैं समझता हूँ कि बंदे के अंदर ना ख्वाहिश भी नहीं होनी चाहिए। और मैंने कुछ इस तरह की एक्सरसाइज की, कुछ इन लोगों से रहा, उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करता हूँ जिनकी ख्वाहिश भी नहीं है कि उनके पास जो चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा चीज़ हो, या मिसाल के तौर पर जिनके पास छोटी गाड़ी तो बड़ी गाड़ी हो, या छोटा घर है तो बड़ा घर हो। और उस कंपनी के साथ मुझे रहने का हुआ था कि मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाहिश भी नहीं है कि अगर मेरे पास जो गाड़ी हो, मतलब मैं इसको नोट भी नहीं करता, लाइक आई डोंट इवन गिव इट अ सेकेंड ऑफ थॉट कि यार मेरे पास क्या चीज़ है। तो उसमें होता ये कि फिर यू टर्न ऑल योर रिसोर्सेज टू योर बिजनेस या टू एनी गुड थिंग, लाइक खैरात करें, चैरिटी करें। तो फिर होता है कि जो वक्त बचता है उसमें आप इस तरह के किसी प्रोडक्टिव काम में अपने आप को लगा रहे होते हैं। तो वो फिर आपका जो है ना डोपामाइन, वो आप वहाँ से लेना शुरू करते हैं। सही बात। तो गोल मेरे ख्याल में एक बिज़नेस का ये है कि आप वहाँ से डोपामाइन अपना लेना शुरू करें, तो आपकी बिजनेस भी अच्छा जाएगा और सब चीज़ें अच्छी जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो उस पर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि रिटेल से
रिटेल एक क्यों ज़रूरी है? आपने क्यों, आपका ई कॉमर्स इतना अच्छा जा रहा है, इतने लाखों की सेल जा रहे हैं, तो रिटेल पे क्यों आए, फ्रेंचाइज मॉडल पे क्यों आए, और इससे कंपनी की ग्रोथ पे कितना फ़र्क पड़ता है और इस कंपनी की वैल्यूएशन में कितना फ़र्क पड़ता है? तो हमारी फर्स्ट आउटलेट ओपन हुई थी 2021 में। अच्छा, और हमारे पास ऑफिस में और अभी करंटली कितनी है? 10 आउटलेट्स। 10 आउटलेट्स हैं जी, और अभी इंशाल्लाह अगले 2 महीने में 5 खुल रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह, 15 हो जाएंगे। जी, तो अच्छा, मेरा हमेशा ही होता है कि हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करना है ज़रूर। तो वैसे भी लोग पूछते तो रहते थे हमसे कस्टमर सर्विस पे, वेयर इज़ योर आउटलेट, तो हमने कहा चलो करके देख लेते हैं। तो बड़ा एक मतलब लो कॉस्ट वे में हमने एक ऑफिस लिया था, बराबर में उसका एक कमरा खाली था एक, तो हमने कहा चलो उसका आउटलेट बना देंगे। वो 2nd फ्लोर के ऊपर था। तो फिर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है उसको अपलोड कर दिया कि यहाँ पर एड्रेस है। जो कराची वाले लोग थे, हम बोलते थे कि आप आ जाएं। उसके ऊपर तकरीबन 5 लाख रुपए का खर्चा भी किया। अच्छे हमने रैक्स डलवाए, अच्छा काउंटर डलवाया, AC लगवाया, 1-2 बंदे रखवाए। ये सब फैसले थोड़े से शुरू में मुश्किल लगते हैं कि पता नहीं चलेंगे या यार अभी दुकान चल रही है, AC भी चल रहा है, बंदे भी फारिग बैठे हैं। ठीक है, हम तो ये ना कि जो ई-कॉमर्स वाले बंदे होते हैं हमको कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 घंटे फारिग बच रहे हैं, चलो यार तुम ना कस्टमर फीडबैक कॉल करना शुरू कर दो। सही बात। तो उसमें क्या होता है कि वो होता है यार, वो पता नहीं ये यूज़ में आएंगे नहीं आएंगे। तो खैर हमने, लेकिन मेरी हमेशा से ये रही थी कि कोई काम कुछ भी हो ना, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो खैर मैंने कहा चलो कुछ नहीं, ट्राई कर लें, अगर नहीं चला बंद कर देंगे। तो फिर वहाँ पे होना शुरू हो गई सेल। फिर वो सेल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एक कंसिडरेबल अमाउंट की हो गई कि हमने कहा ये तो एक अलग पूरा प्रॉफिट सेंटर है, सब चीज़ें हैं। और बहुत सारे और भी फ़ायदा होना शुरू हो गए। जिस तरह हमने क्यू कॉमर्स स्टार्ट कर दिया। क्यू कॉमर्स में ये है कि हमारी एक एप्लीकेशन है, वो बाइकिया के साथ लिंक्ड है। तो अगर आप कराची में हैं और आपको 1 घंटे में ऑर्डर चाहिए अपना, तो आपने हमारी ऐप के थ्रू ऑर्डर किया। हमारे आसपास के जो वो हमारे पास शॉप पे गिरेगा। हमारे बंदे ने अगर एक्सेप्ट किया उसको, तो जो बाइकिया होगी आसपास, उसको वो ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा जी, और वो हमसे आके वो पार्सल लेगा और आपको डिलीवर कर देगा और हमारे बाइकिया वॉलेट में डाल देगा। अच्छा, बाइकिया वॉलेट। तो हमने ये सर्विस शुरू कर दी कि ये बाइकिया की आपके पास ऑप्शन है या आपके लिए कोई वो है? हमारी एप्लीकेशन है। अच्छा। और फिर हमने बाइकिया के साथ एक कोलैबोरेशन कॉर्पोरेट डील की हुई है। अच्छा, तो वो फिक्स चार्जेस लगते हैं हमें, वो ज़्यादा हैं ऑफ कोर्स, अभी तकरीबन 300 रुपये हैं या 350 रुपये हैं फिक्स चार्जेस हैं पूरे कराची के। अब वो चाहे वो छोटा फासला हो या बड़ा फासला हो, लेकिन उसमें किसी की शादी है, किसी को अर्जेंट चाहिए, तो वो हमने स्टार्ट कर दिया, वहाँ से ऑर्डर आना शुरू हो गए। फिर ये कि हमारी तो फ्रेगरेंस, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना कुछ भी कर लो, सूंघे बगैर मैं नहीं लूँगा, तो उनको भी हमने कैटर करने से। फिर हमें कस्टमर फीडबैक जो रियल में, क्योंकि हमारा ऑफिस के बराबर में था, वो जो मिलना शुरू हुआ, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो फिर खैर हमने वो खोला लाहौर, वो भी अच्छा चलना शुरू हो गया। यानी उन्होंने अपने खर्चे जो है वो पहले महीने में निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, बड़ी बात है यार। हाँ, रिटेल तो फिर तीसरे में फिर हमने इस्लामाबाद खोला। और फिर उसके बाद जब हमारे पास अच्छी केस स्टडीज़ आ गई, तो फिर हमसे लोग बोलते तो रहते थे कि अपने ही आप फ्रेंचाइज दे दें, लेकिन मेरे पास एक पूरा इसका स्ट्रक्चर नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये बड़ा रिस्की गेम है और आप किसी और की इन्वेस्टमेंट लगवा रहे हैं। तो फिर हमने एक प्रोटोटाइप किया फ्रेंचाइजिंग का एट्रियम मॉल के साथ। वो बहुत अच्छा गया और हमारे पास फिर और अच्छी केस स्टडीज़ बिल्ड होना शुरू हो गई। तो फिर ये कि अब हमने उसको ग्रोथ स्टेट पे लेके जा रहे हैं। तो फिर ये कि हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को और ज़रा ऑप्टिमाइज़ कर लिया, जो नाक पलक उसकी थोड़ी सी ठीक करनी थी वो कर दी, और अब हम लोग बड़ा अग्रेसिवली जा रहे हैं। और मतलब इसमें होता ये है कि रिटेल में लोकेशन तो शुरू में, अब वो इसमें भी हम लोग फंस गए थे कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। यानी वो मतलब वो बोलते हैं अच्छा भाई आप कौन से मॉल में, अच्छा आप किसी मॉल में नहीं, तो हम आपको अच्छे मॉल में किसी तरह लोकेशन दे दें। तो भाई जब आप कोई मॉल ही अच्छा नहीं लेगा तो किस तरह आएंगे मॉल में। तो खैर उसमें होता है ये कि जो मॉल्स की भी एक पूरी अलग गेम है, इनकी भी लीजिंग कंपनीज हैं, वो बड़े कॉम्प्लेक्स चक्कर हैं, इसमें बड़े जो है ना वो बहुत सारे इसमें गेम अंदर चल रहे होते हैं। तो उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हुई। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग मेजर मॉल्स में आ गए, सेंटोरस में, अब थोड़ा सा आसान हो जाता है। शुरू में अगर आप अच्छे मॉल्स में आ जाएं तो फिर आप उसकी शुरू की पहली या 2-3 आउटलेट्स आपके अच्छी चली जाएं और आपको पता हो कब ब्रेक इवन कर रहे हैं, कब इस
कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इसकी लर्निंग क्या है, उस लर्निंग से अगला एक्सपीरियंस क्या करना है, फिर तो गेम आसान है। पहली एक का बेसिकली पहली एक का होता है, एक के बाद दूसरी तीसरी तो हो ही जाती है। अच्छा साथ भाई, इसमें एक चीज़, आखिरी चीज़, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, आपसे भी हमने काफ़ी टाइम ले लिया, एक आखिरी चीज़ जो न्यू बच्चे आ रहे हैं ई कॉमर्स में, वो उनको आप एडवाइस क्या करना चाहते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो करें और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको वो अवॉइड करें? ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैं उनको ये बोलूँगा कि वो इनोवेशन करें, कोई ऐसी प्रोडक्ट निकालें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और उसमें ऑलरेडी बहुत से लोग ना कूदे हुए हों। तो फॉर एग्जांपल देखें, अब फॉर एग्जांपल ये कि एक नीश है हमारी फ्रेगरेंस नीश, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि जो EDP फाइन फ्रेगरेंसेज हैं उसमें बहुत कंपटीशन है, लेकिन बहुत सारी उसमें सब नीशेज हैं जो कि अभी तक खुली हुई हैं। फॉर एग्जांपल कार फ्रेशनर्स हैं, रूम फ्रेशनर्स हैं, बाथरूम फ्रेशनर्स हैं, ठीक है। आपके कैंडल्स में भी चलें, काफ़ी कंपटीशन हो गया है, लेकिन आपके कमर्शियल एयर डिफ्यूज़र्स हैं। मैं भी भाई कुछ अर्से पहले मीज़ान बैंक गया तो वहाँ पर उन्होंने कमर्शियल सारी ब्रांचेस में, कोई वेंचर है उसने उनकी सारी ब्रांचेस में अपने कमर्शियल डिफ्यूज़र लगाए हुए। तो बात ये है कि आप अपनी नीश आइडेंटिफाई करें और वो फोकस होकर काम करें। अगर आप उस जगह पे घुस जाएंगे जहाँ पे पहले बहुत लोग हैं, तो आपको शुरू में ना सारी जो एनर्जी है वो उनको फाइट करने में लगा देंगे, तो फिर आप इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ऑनलाइन स्पेस में। देखिए, अगर कोई चीज़ है जो वो एग्जिस्ट करती है लेकिन ऑनलाइन में कोई इसको अच्छा ऐड बना के नहीं बेच रहा, ठीक है, तो तब भी वहाँ पे आपके पास एक रूम है। लेकिन अगर ऑनलाइन में भी 50 लोग अच्छे ऐड बना के कर रहे हैं, तो अब आप एक नए ब्रांड के साथ आना आपने वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये कि कंटेंट क्रिएशन गेम है। अगर आपने अब ऑनलाइन करना है, आपके पास अगर पैसे नहीं है और बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, तो ई कॉमर्स के अलावा आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ई कॉमर्स समझें कि अल्लाह ताला ने हमें एक कीमती तोहफा दिया है जिसकी हमें वैल्यू करनी है। हाँ, लेकिन अब ये कि उसके लिए पहले अपनी स्किल्स को डेवलप करना शुरू करें। कौन सी स्किल्स? सबसे पहले कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, स्क्रिप्टिंग। एड्स देखें दुनिया के में, यानी मैं घंटों घंटों सिर्फ एड्स देखता था, ठीक है, कि यार देखने कि यार इस एड में उन्होंने कौन सी अपील यूज़ की है, क्या इसकी स्क्रिप्ट है। अच्छा, अगर इस स्क्रिप्ट को हम लोग अपने उसमें लगाएं तो क्या चलेगा। एक वीडियो देखें, एक कॉन्सेप्ट है कि एवरीथिंग इज अ रीमिक्स। ओरिजिनल कोई चीज़ नहीं है, हर कोई एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेके और काम कर रहा होता है। तो आप इंस्पिरेशन लेने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फ्रेग्रेंस का ऐड बनाना है ना, तो मैं बोलूँगा फॉर एग्जांपल जापानीज परफ्यूम्स कमर्शियल, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा यार वो जापानी कैसे बना रहे हैं, अच्छा वो अरबिक में किस तरह बन रहे हैं, वो कहाँ। तो वहाँ से आप इंस्पिरेशन लें और अपनी कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग स्किल को आप स्ट्रॉन्ग करें। तीसरी चीज़ ये कि आप अपनी वीडियो एडिटिंग और जो शूटिंग है इसको भी स्किल्स को आप स्ट्रॉन्ग करें। आजकल आईफोन में और बहुत सारे फ़ोन में बड़ी अच्छी अच्छी एड्स बन जाते हैं ऐसे, ठीक है। और चौथा ये कि देखिए, शुरू में आपके पास अगर पैसे हैं तो वो और बात है, आपके पास खुले पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर आपको ना बिजनेस में उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब आप खुद भी, फॉर एग्जांपल, आप खुद एड्स बनाएं। आप बोले यार मैं एक्टर नहीं अफोर्ड कर सकता, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले यार मैं ऐड नहीं बना रहा क्योंकि मैं एक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। भैया आप खुद बन जाओ फिर एक्टर। लेकिन आप बोलो मैं खुद भी नहीं बनूंगा, तो फिर तो क्या इसका हल है? ये तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो फिर तो प्राइवेट लेवल में या तो लगेगा पैसा या आपकी अपनी एफर्ट, या तो आप बोल जाए यार मैं सब काम करूंगा, ठीक है, मैं किसी काम में मेरी ना नहीं, यार मेरा मिजाज नहीं है। मैं आज भी जिस तरह हमारा CPC हुआ था, सर वो बताएंगे मैं एड्स किस तरह बनाऊं, तो मैंने कहा यार एड्स क्या है, तुम देखो आईफोन है, तुम्हारे पास हर चीज़ है, तुम एड्स बनाओ। तो मैंने खुद एक अभी कल जिस तरह हमारी वो कॉन्वोकेशन थी, तो मुझे एक ऐड का आइडिया आया, मैंने अपनी IB की कॉन्वोकेशन में वो ऐड बना दिया। तो मेरे पास बंदा था, मैंने कहा जरा फ़ोन पकड़ो, और मैंने एक ऐड बना दिया। तो ये कि आपको चीज़ें कॉन्स्टेंटली आप करते रहेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। चौथा ये कि जब भी लोड थोड़ा सा बढ़े तो ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करें और हायर कर लें, अपनी HR आप हायर करें अगर आप एक वाकई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं। क्योंकि आप जब बड़े होंगे तो आपके मसले सारे हल हो जाएंगे। यानी बहुत से मसाइल मेरे पास लोग लेकर आते हैं कि अच्छा वो इसका रिटर्न रेट, अच्छा आदमी नहीं मिल रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि यार देखो ठीक है, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, लेकिन पक्का हल इसका ये कि आप इतने ग्रो हो जाओ, ठीक है, कि ये सारे मसले ऑलरेडी हल हो जाए, आपके पास हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हो जाए।
तो ये है। बाकी मैं समझता हूँ बहुत सारी निशेज़ में बड़ा अच्छा काम हो सकता है। टॉयज़ है, ठीक है। अच्छा, ये भी बात है कि जो चीज़ जितनी आसान होगी उसमें बैरियर टू एंट्री उतना ही कम होगा। तो अगर आपने कोई तीर मार भी लिया शुरू में आते ही, तो वो आपकी कंपैरेटिव एडवांटेजेस पोजीशन रह नहीं सकेगी, ठीक है। तो आप बच्चों को हाँ, तो जस्ट डोंट गो फॉर द इजीएस्ट। जो रास्ता जितना मुश्किल होगा उतने कम लोग उस रास्ते पे जाएंगे, और जितना ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, जो काम आसान होगा, जिस तरह कपड़ा है तो हर किसी को पता है फैसलाबाद जाना है, बना बनाया कपड़ा भी मिल जाएगा, अपना लोगो लगाकर भी लॉन्च कर सकता हूँ, कपड़े का डिज़ाइन दूंगा, मुझे कपड़ा उस तरह मिलकर आ जाएगा। तो जैसे ही वो बच्चा जाता है, चीज़ बनाता है या बने बनाए कपड़े लेता है, लॉन्च करता है, वो देखता हो भाई इसमें तो 5,000 8,000 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ये मैंने क्या कर दिया, किस नीश में मैं आ गया हूँ। और आगे भी जैसे ही कॉमर्स बढ़ती जाएगी तो यही होता जाएगा, हर बंदा आसान वाले रास्ते, लेदर प्रोडक्ट, कपड़ा, ये जो 2-3 नीशेज हैं जो हर किसी को पता है कि सियालकोट जाना है, वो लेदर के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, लॉन्च कर लेना, वो जितनी आती जाएंगे, जितने लोग आते जाएंगे वो उतनी सैचुरेटेड होती जाएगी। जितना मुश्किल रास्ता होगा उतना ज़्यादा, उतने कम लोग उस रास्ते पे जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रास्ता मुश्किल है। ये तो हर क्लास में, हर लेक्चर में उनको समझाता हूँ कि भाई ये मुश्किल रास्ता पकड़ो, तुम्हारे लिए भी अगर थोड़ा सा मुश्किल है ना क्रैक करना, लेकिन क्रैक कर लो। एक दफ़ा क्रैक कर लिया, उसके बाद तुम्हारी, जिस तरह आप हैं, आपने प्रोडक्ट खुद बनाया, जिस तरह आप वो बता रहे थे कि वो चीज़ें थी जो स्टार्ट में भी बेच कर रहा था, उसके बाद फिर वो परफ्यूम्स वाला आया तो हमने बनाया और उसके बाद किया, क्योंकि बकाया लोग अब तो हैं, लेकिन स्टार्टिंग में लोगों से क्रैक नहीं हुआ। अगर यही इंडस्ट्री पाकिस्तान में बन रही होती और पता होता कि यार उधर जाओ तो उधर से ये मिलता है और इधर से जाकर ये मशीन लगी हुई जाके परफ्यूम में बाहर भी बेचनी है और पाकिस्तान में भी बेच रही है, तो हर बंदा फिर परफ्यूम ही कर रहा होता, हर बंदे को पता होता। लेकिन इसका भी हिडन ये कि मैंने पता नहीं है कि यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे इसकी इंडस्ट्री है, या यहाँ से ये बनता है। जिस तरह चाकू का पता है जी वजीराबाद बनता है, स्पोर्ट्स का पता है, लेदर का पता है सियालकोट बनता है, यहाँ इसका पता है कपड़ा फैसलाबाद बनता है। तो ये तो आसान नीशेज हैं, हब है जहाँ पे लाइन में आपको मैन्युफैक्चर मिल जाता है। तो बस यही है कि गेट योर हैंड्स डर्टी, और जो भी आप टेक्निकल काम कर रहे हैं उसमें आप खुद कूदें, और सारी जो चीज़ें हैं ना आप खुद सीखें। ऐसे ही है। और हाँ, अपने साथ अगर आपका कोई पार्टनर है, मेरा कोई पार्टनर नहीं था तो मैंने बड़ा स्ट्रगल किया इसमें, लेकिन ये कि जिनके को फाउंडर्स होते हैं तो उनको बड़ी आसानी हो जाती है। हाँ, तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, और मैं समझता हूँ कि काम को जो है इबादत समझ के किया जाए। ये मेरा हमेशा एक थीम रहती है कि यह भी हमारी एक इबादत है, तो इसको ऑनेस्टी के साथ करना है, और उतनी बरकत डलेगी उसमें। हाँ, और ये कि अल्लाह ताला से मांगते रहना है कि अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत डाले। तो अगर ये 5-6 चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह अच्छा चल जाएगा। थैंक यू सो मच साद भाई, आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया और काफ़ी डिटेल में हम चीज़ें बताई, तो थैंक यू सर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।